ये दैट इज द टाइमलाइन या रोड मैप उसको कहते हैं। आपने कहीं जाना है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से माइलस्टोन अचीव करने हैं, मैंने पहले क्या काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, कौन सा टेस्ट पहले होगा, कैसा टेस्ट होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ, मैं अहल भी हूँ या नहीं हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोगों ने देखनी होती हैं। माय नेम इज़ शाहिद रशीद राना। 11 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आप लोगों को ट्रेन करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरह तरह के बच्चों को और बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। पीएमए लॉन्ग कोर्स जो भी एक हॉट टॉपिक है, टेक्निकल कैडेट जो भी चल रहा है, पीएफ के कोर्सेज उनकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, उनके टेस्ट हो रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे कोर्सेज जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में ऑफिसर रैंक की इंडक्शन है, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। ऑफिसर रैंक की इंडक्शन जो यूजुअली आपकी इंटर के बाद होती है, जिसमें पीएमए लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स, उसके बाद एएफएनएस है, वो नर्सिंग का उसमें आता है, उसके बाद आपकी जीडीपी है, सीएई है, एयर डिफेंस है, पीएन कैडेट है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी आज, वैसे इसके अलावा ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होता है, वो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे। 58 लोग क्लास में हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम लाइन, क्या क्या होना है। जरा देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन का है, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम तैयारी का है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो तैयारी शुरू करता है, बस फिर उसका जो हाल होता है, पास शायद हो जाए लेकिन अच्छे नंबर नहीं आते। ये अच्छे नंबर क्यों जरूरी हैं, मेरिट के लिए अच्छे नंबर होना जरूरी होते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन आपने इन टाइम स्टार्ट करनी है। इस वक्त जो पीएमए 148 अप्रैल में अनाउंस होने जा रहा है और मई में उसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टूडेंट्स ने, मेरे पास जो पहला स्टूडेंट है वो जुलाई 2020 में रजिस्टर्ड हुआ था और उसने 7 महीने तैयारी की है इनिशियल टेस्ट पीएमए 148 की। और उसके बाद भी होते रहे, दिसंबर में पिछले 148 147 के साथ साथ 148 के बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दी थी। तो राइट टाइम पे आपने प्रिपरेशन करनी है। अब तो टाइम बहुत कम रह चुका है। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन, फिर आपने प्रिपरेशन पहले भी कर रहे हैं, फिर आपने रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रिपरेशन करनी होती है वो मुख्तलिफ होती है। साल पहले जो आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तो 6 महीने बाद टेस्ट है, और तरह से तैयारी है। अब आपका 2 महीने बाद टेस्ट है, तो और तरह से तैयारी है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो आपको मिलेगा ISSB का कॉल लेटर। यहाँ तक जरा ब्रेक लगाते हैं और जरा यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये जो इनिशियल टेस्ट आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का जो है, इसको, इसमें एक बात बहुत क्लियर कर लें अपने माइंड में, ये बच्चों को काफी को नहीं पता होता। ये जो पार्ट है इनिशियल टेस्ट का, ये फोर्सेस ले रही होती हैं। कौन ले रहा होता है? आर्मी ले रही होती है, एयरफोर्स ले रही होती है, और नेवी ले रही होती है। ये सारे का सारा सिलेक्शन सेंटर में जो कंसर्न फोर्स है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, ये वहां पर कंडक्ट हो रहे होते हैं। जिस वक्त आप ये इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगे, पहला स्टेप, जब आप इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगे तो ये आपको भेजेंगे ISSB। ISSB इज नॉट अबाउट आर्मी, ISSB इज नॉट अबाउट एयरफोर्स, ISSB इज नॉट अबाउट नेवी, ISSB इज अबाउट ऑल थ्री फोर्सेस। ये एक इदारा है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें तीनों इदारों से वो बच्चे जो फोर्सेस में एज ऑफिसर जा रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी टेस्टिंग होती है बड़ी डिटेल के साथ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ISSB एक सेपरेट इदारा है। ये तीनों इदारों के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को जो है उसमें ऑपरेट करता है उसके लिए, और इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, 100% फोकस टूवर्ड्स इनिशियल। इनिशियल सिर्फ पास नहीं करना, इनिशियल में अच्छे नंबर भी लेकर आने हैं। अगर पास हो गए, ISSB रिकमेंड हो गया, मेरिट में नाम ना आया, ISSB रिकमेंड होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ISSB में रिकमेंड होने के बावजूद सिलेक्ट नहीं होते। द रीजन मेरिट। तो वो मेरिट क्या चीज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखें। अभी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से, एयरफोर्स की वेबसाइट से, नेवी की वेबसाइट से।
जिस वक्त आप ये इनिशियल टेस्ट पास कर लेंगे तो आर्मी आपको कहेगी ओके यू हैव पास द इनिशियल टेस्ट, नाउ गो टू आईएसएसबी और रिकमेंड होके आओ। फिर आप आईएसएसबी जाओगे और रिकमेंड होकर वापस आओगे आर्मी के पास के जी मैं रिकमेंड होके आ गया हूँ, अब आप मुझे मेरिट की लिस्ट में ऐड करें और मेरा मेरिट बना के मुझे जो है वो गो थ्रू दें एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। तो ये टाइमलाइन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए माइंड में। इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन मैंने देखी है स्टूडेंट्स में। मुझे मैसेज है सर हमने आईएसएसबी की तैयारी करनी है, तो मैं कहता हूँ आईएसएसबी की तैयारी सर हमने, डायरेक्ट बच्चे पूछते हैं सर वो वैट टेस्ट दे दें, मैं कहता अच्छा वैट टेस्ट दे देता हूँ आपको, आपने किया क्या है? सर मैंने अभी पीएम में 148 में फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है। तो आपका तो वैट से ताल्लुक ही नहीं है, आपने तो पहले इनिशियल पास करना है। ठीक है, अगर आप साथ साथ हल्की फुल्की तैयारी करना चाहें आईएसबी की तो कर सकते हैं, लेकिन अपना माइंड और अपना फोकस क्लियर रखें कि फर्स्ट टारगेट इज इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट को सही तरीके से समझें, इसमें अच्छा स्कोर करने को प्लान करके करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए जी, चैटिंग में थोड़ी देर आपकी ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको जो सवाल आ रहे हैं मैं वो पढ़ लूँ, वरना वो पाइल अप होते जाएंगे। तो ये जी सबसे पहली चीज आपकी, उसके बाद कॉलर के बाद आप प्रिपरेशन करते हैं, फिर आपको आईएसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे, आईएसएसबी की प्रिपरेशन के बाद आप आईएसएसबी में जाएंगे, इंशाल्लाह आईएसएसबी से आप रिकमेंड होंगे, रिकमेंड होने के बाद फाइनल मेरिट बनता है। इस फाइनल मेरिट में भी बहुत से लोग रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब इनिशियल टेस्ट क्या है? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप जाएंगे सिलेक्शन सेंटर में, कंप्यूटर लॉगिन होगा, आपके सामने पहले टेस्ट आएगा, एक पार्ट आएगा, फिर दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा। आप पास करते जाएंगे, आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं पास कर सकेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे, वहीं से आप आउट हो जाएंगे। वो भी हम देखेंगे क्या चीजें हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग इसकी जो हम लोग करा रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है। जो टेस्ट आपने कंप्यूटर पे देना है उसकी तैयारी भी आप कंप्यूटर पे या लैप, अगर नहीं भी है तो प्रैक्टिस मोबाइल पे भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप अभी ले रहे हैं ऐसी तमाम क्लासेस होती हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत कन्फ्यूजन है, उसके लिए आज सुबह से ही हमारा डेवलपर बैठा हुआ था, अभी कुछ दिनों में हमारी वेबसाइट पे कैलकुलेटर आ जाएगा, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो आपको बता देगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसका सैंपल अभी रेडी हुआ है एक शीट के अंदर, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन, इनिशियल प्रिपरेशन, इनिशियल टेस्ट और कॉल लेटर तक अभी आपने सोचा, आपने आईएसएसबी का कॉल लेटर लेना है कि आईएसएसबी की कॉल आपको आ जाए। फिलहाल आपने सिर्फ इतनी तैयारी करनी है और उसी पे ही फोकस करना है, तो इंशाल्लाह आप राइटली जो है पाथ पे चलना शुरू कर दो। चल सर, हाउ टू इम्प्रूव कैरी एंगल एंड हाउ टू चेक, चलें जी, कैन आई अप्लाई इन आर्मी आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन? जी बिल्कुल, आप ग्रेजुएशन के बाद कैप्टन के उस पर इंडक्ट हो सकते हैं। सर इस बार कौन सी चेंजेस हुई हैं आईएसएसबी में? जी आईएसएसबी में इस दफा कुछ एक दो ऐसे ऐड हुए हैं, बाकी ओपीआई तो लास्ट टाइम हो गया था, और एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट उसके अंदर कुछ एडिशन हुआ है। सर लॉन्ग कोर्स एल्बो कैरिंग एंगल, ठीक है जी सर। जी सर जॉब इस मंथ में, अच्छा जॉब की मैं आपकी तरफ सवाल पढ़ लूँ फिर हम आगे चलते हैं। इनिशियल के लिए प्रिपेयरिंग नहीं किया, अब मैं 148 में अप्लाई करूँ सिर्फ प्रोसीजर मालूम करने के, ठीक है जी प्रोसीजर मालूम करने के लिए। लेडी कैडेट कोर्स एलसीसी, एफएससी के बाद मेडिकल कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज या आर्मी मेडिकल कोर आर्मी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। टेल अबाउट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी में चलें जी बताते हैं। आई एम आल्सो रेगुलर स्टूडेंट सर, चलें जी गुड। सर जी जिनकी आई साइट वीक हो वो कर सकते हैं? जी आर्मी में जो आई साइट रिक्वायर्ड है वो आपकी ग्लासेस के साथ 6/6 होनी चाहिए। जीडीबी पायलट के लिए चेंज है, लेकिन पी में लॉन्ग कोर्स में आपकी अगर आई साइट वीक भी है लेकिन ग्लासेस लगा के आपकी आई साइट गुड है तो यू कैन अप्लाई, कोई मसला नहीं है। चलिए आगे चलें। जिन लोगों के हैंड रेज हुए हैं मैं अभी आपको मौका देता हूँ। तो ये जी आपका कॉल लेटर आएगा, उसको प्रिपरेशन करेंगे और ये सारी की सारी आपकी, अब आपके जहन में कम से कम ये जरूर पता लग गया होगा कि अच्छा ये वो प्रोसीजर है, ये वो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ तक याद रखिएगा, दिस इज अबाउट फोर्सेस, पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी आर्मी, और यहाँ से जो कहानी स्टार्ट होती है दिस इज अबाउट आईएसएसबी। ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है और आर्मी नेवी एयरफोर्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अलग मतलब वैसे तो एक ही है लेकिन इनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होते हैं आईएसएसबी में, तो ये रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। फिर जब आप वापस आएंगे तो फिर ये फाइनल मेरिट आपकी कंसर्न फोर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स ही बनाती है। उसमें डिफरेंट पॉलिसी है, मेरिट है एफएससी की बेस की नंबर, इंटेलिजेंस कोर का नंबर, आईएसएसबी में ग्रेड, उसके बाद कोटा और ये चीजें। पब्लिक पॉलिसी नहीं, पब्लिक नहीं है लेकिन कुछ जो पास्ट एक्सपीरियंस है जिनका, उन्होंने ये चीजें शेयर की हुई है, तो उसकी बेस पे हमारी एक असेसमेंट ये होती है। नेक्स्ट जी,
नेक्स्ट चलते हैं जी। आईएसबी टेस्ट की डिटेल है जी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये आज की क्लास का हमारा पार्ट नहीं है। थोड़ा सा आपको मेरिट के बारे में बता दूं। मेरिट फिर बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल स्टांस नहीं है। एक कुछ लोग जो ऑलरेडी वहाँ सर्व कर चुके हैं उनके मुताबिक एक असेसमेंट ये होती है कि आपके नंबर देखे जाते हैं। अगर नंबर कम भी हैं लेकिन आपने स्कोर ज्यादा किया हुआ इनिशियल स्कोर में, तो आप गो थ्रू कर जाते हैं। आईएसबी का ग्रेड भी मैटर करता है। इस जगह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, दैट इज इनिशियल टेस्ट स्कोर। इनिशियल टेस्ट क्या है, ये जरा अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इनिशियल टेस्ट क्यों लिया जाता है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि इनिशियल टेस्ट क्यों लिया जाता है, तो बहुत सी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। इनिशियल टेस्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, बेसिकली इंटेलिजेंस, जहानत। कौन शख्स कितना ज्यादा जहीन है। एक 50% नंबर लेता है बच्चा, एक 80% नंबर लेता है बच्चा। फोर्सेस के लिए ज्यादा जहीन बच्चा चाहिए। ये बेशक एफएससी में 90% नंबर लेकर आया हुआ है और ये 60% नंबर लेकर आया हुआ है। फोर्सेस के लिए जो राइट पर्सन है वो ये नहीं है। तो 60% नंबर अगर आपके हैं, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको 60 के साथ अपना स्कोर हाई करना पड़ेगा। अगर आपका कहीं इस बच्चे का 70 आ गया और इसका 80 आ गया, तो वो फिर आगे चला जाएगा। तो आपके अगर नंबर कम है, अगर आप 90% नहीं ले सके, 80% नहीं ले सके एफएससी में, तो दिस इज द टाइम कि आप इनिशियल टेस्ट की ऐसी तैयारी करें कि आप मोर देन 80%, मोर देन 90% स्कोर अचीव करें और आप अपना मेरिट में आने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। जो इनिशियल टेस्ट है ये जहानत का टेस्ट है, आप कितने जहीन हैं। जो आईएसएसबी टेस्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें होती हैं, टोटली डिफरेंट। आइंस्टाइन, जितने साइंटिस्ट, न्यूटन, दे आर मच इंटेलिजेंट। वो बला के ज़हीन लोग थे, लेकिन उनमें लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगे। वो लोगों से घुल मिल नहीं सकते थे। वो अच्छे टीम प्लेयर नहीं थे। वो अच्छे कमांडेंट नहीं थे। वो अच्छे फॉलोअर्स नहीं थे। वो अच्छी ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं कर सकते थे। वो प्लानिंग सही नहीं कर सकते थे। तो इसलिए दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो फोर्सेस पहले आपका इनिशियल टेस्ट चेक करती हैं, इनिशियल लेवल पे इंटेलिजेंस। उसके बाद आप जाते हैं आईएसएसबी में पर्सनैलिटी टेस्ट डिटेल उसके लिए। यहां तक अगर आप, मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ वॉइस पे और उसके बाद फिर हम इनिशियल टेस्ट को डिस्कस करेंगे जी। 13 कुर्बान अली। कुर्बान अली आपका माइक कौन है? कुर्बान अली जी। कुर्बान अली, योर माइक इज ऑन। चलिए जी, कुर्बान अली का माइक ऑन हुआ था लेकिन नहीं बोल रहे। ठीक है जी। मोहम्मद यूनस, मोहम्मद यूनस आपका माइक ऑन है। मोहम्मद यूनस, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड। और जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अभी जो मैंने टीसीसी में अप्लाई किया है हम्म। सर, उसमें जो इनिशियल होगा एकेडमिक क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे लॉन्ग कोर्स में होते हैं, या इसमें थोड़े अलग क्वेश्चन होते हैं टीसीसी नहीं, ये टेक्निकल कैडेट में आपका 100% एकेडमिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके पास। में? उसमें अगर आप किसमें अप्लाई किया आपने, कौन सी फील्ड में? सर टीसीसी टीसी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर आपका जो है वो कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का एकेडमिक टेस्ट होगा। ठीक। अच्छा सर, इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल भी होंगे साथ में? जी वो तो हर एक में होते हैं, फोर्सेस में जाने के लिए ऑफिसर वो हर एक के सेम है। उनका थोड़ा पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन थोड़ी बहुत स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सेम, पैटर्न सेम। चलिए, थैंक यू मोहम्मद यूनस जी। मोहम्मद फयाज, मोहम्मद फयाज आपका माइक ऑन है। मोहम्मद फयाज यस सर। जी, आपने हैंड रेज किया था, कोई सवाल है आपका? यस सर। सर ये आईआरसीटीसी की कब आएंगे सेकंड लेफ्टिनेंट की वैकेंसी? जी अप्रैल में होपफुली आने वाली हैं। अब एक या 2 वीक में आ जाएंगी। यस सर, मैंने ये पूछना था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीकॉम पार्ट 2 में हूँ, तो मैं एग्जाम के बाद अप्लाई करूँ या पहले ही कर दूँ अप्लाई? नहीं, आप ग्रेजुएशन की बेस पे डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो सर मैं इंटर की बेस पे करना, लेकिन मैं ग्रेजुएशन में हूँ। इंटर में आपके कितने मार्क्स हैं? इंटर में है मेरे 73%। और एज कितनी है आपकी? मेरी एज है
29/9/2000। 2000 जी, आप अप्लाई कर सकते हो, आप FSC की बेस पे अप्लाई कर सकते हो फिलहाल, ग्रेजुएशन यस कंप्लीट सर। करके उस पर करोगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू। और जी सवाल हम लेते हैं फरिया कादिर जी। फरिया कादिर, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था कि मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना है, तो गर्ल्स की वैकेंसीज कब आ रही हैं, और दूसरा ये कि मैंने इंटर की बेस पे करना है। मेरी आईसाइट वीक है, लेकिन होपफुली के ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो क्या वो सिलेक्ट कर लेंगे? जी और बिल्कुल, इनिशियल टेस्ट के बारे में भी बाकी सब ये डिटेल्स वगैरह चाहिए। और सर मुझे आपकी परमानेंट स्टूडेंट बनना है। ठीक है। आपने FSC किन सब्जेक्ट्स में की है? साइंस सब्जेक्ट्स में की है, लेकिन मेडिकल में की है। मेडिकल में, ठीक है। अगर आपने मेडिकल में की है तो एयरफोर्स में इंटर की बेस पे आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, दैट इज GDP पायलट। मेडिकल के स्टूडेंट्स GDP पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है दैट इज फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट्स आपके टेस्ट में चेक होते हैं। लेकिन फॉर GDP आई साइट इज वेरी वेरी पिवट पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसमें अगर आपकी आई साइट 6/6 होगी तो आप उसमें अप्लाई कर Yes, sir. सकती हैं, अगर 6/6 नहीं होगी तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका एक थोड़ा तो सा सर इसके लिए अपना वो वुमेन फाइटर पायलट जो होती है उसमें अप्लाई नहीं कर सकती? जी जी, मैं उसी की कि वो बात कर रहा हूँ। GDP और ये सेम ही जी, होता है? ये सेम होता है सर? GDP इज अ फाइटर पायलट, आप इसको ये कह सकते हैं, जनरल ड्यूटी पायलट। ठीक। ओके, क्योंकि सर मेरे लाहौर इधर एजुकेशन है ना, इसका मतलब एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर मैंने कंफर्म किया था, तो वो बता रहे थे कि जो GDP होता है वो एक अलग से होता है, और वो जनरल ड्यूटी पायलट होता है वो सिर्फ ऑफिसर्स बनते हैं, और जो फाइटर पायलट होते हैं वो एक अलग से होते हैं। नहीं तो नहीं मैं नहीं, कंफ्यूज हो गई थी ये उसके बाद कि ये दोनों ये चीजें क्या अलग GDP, होती? आपकी इंडक्शन GDP पायलट से ही होगी। जब आप इसमें इंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद आगे उनकी मजीद कैटेगरी है, जब आप कमीशन ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद की बात है। फिलहाल एट एंट्री पॉइंट दिस इज ओनली GDP पायलट। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड सर मुझे प्लीज अपना परमानेंट जी स्टूडेंट बना ले। मैं बता दूं। तो ये चीज़ें जो हैं आप इसके अलावा एयरफोर्स के अलावा आप जो हैं ग्रेजुएशन की बेस पे अगर चाहें तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं AFNS में, FSC की बेस पे। अदरवाइज जो फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्मी में वो फिर ग्रेजुएशन बेस पे होती हैं, FSC बेस पे आर्मी में कम से कम नहीं है। चलें जी, और अगर आपकी सब्जेक्ट दूसरे होते हैं केमिस्ट्री वगैरह तो आप फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी अच्छी फील्ड है फॉर गर्ल्स इन एयरफोर्स, उसमें भी आप अप्लाई कर सकती हैं। एक और सवाल हम लेते हैं जी, हमारे पास हैं कौन 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 हबीबुल्ला। हबीबुल्ला, आपका माइक ऑन है। हबीबुल्ला, योर माइक इज ऑन। हबीबुल्ला, योर माइक इज ऑन। नहीं कर रहे, चलें जी। जी सॉरी, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं फिर साथ साथ, ताकि आप लोगों को गाइड भी करते रहें, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेते रहते हैं। अब आ जाए जी इनिशियल टेस्ट पे। इनिशियल टेस्ट के बारे में एक बात याद रखें, इनिशियल टेस्ट का मतलब होता है 5 पार्ट। ये 5 पार्ट्स आपने क्लियर करने हैं, फिर ही आपका इनिशियल टेस्ट पास होगा। तो ये 5 पार्ट कौन कौन से हैं, इन पांचों को इकट्ठा करके बोलते हैं इनिशियल टेस्ट। जब भी कोई कहे इनिशियल टेस्ट पास कर लिया, इसका मतलब है ये 5 चीजें आपकी पास होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी फेल है तो आप इनिशियल टेस्ट पास नहीं करेंगे, आप ICB में नहीं जाएंगे। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। नंबर 1 इंटेलिजेंस टेस्ट आपने पास करना है। नंबर 2 आपने एकेडमिक पास करना है। नंबर 3 आपने बेसिक मेडिकल क्लियर करना है। मैंने पास करने की बात नहीं की, क्लियर करने की बात की है, ऊपर पास करने की बात, दोनों में फर्क है। आपने फिजिकल पास करना है, आपने इंटरव्यू पास करना है। ये 5 एलिमेंट हैं आपके इनिशियल टेस्ट में। नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, टेक्निकल कैडेट हो, PMA हो, GDP हो, CAE हो, AFNS हो, हर जगह ये 5 डायमेंशनल टेस्ट, ये 5 पार्ट आप क्लियर करेंगे तो आप फर्दर आगे मूव करेंगे। अदरवाइज में से कोई एक चीज भी रह गई तो आप वहीं से, नॉकआउट सिस्टम होता है इसका, नॉकआउट हो जाएंगे, यू हैव नो चांस, आप बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज आपने समझ लेनी है कि ये 1 2 3 4 5 पार्ट पे आपने मेहनत करनी होती है। सबसे आसान इसके अंदर क्या है, मेडिकल है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। इफ यू हैव सम मेडिकल लैकिंग, कोई ऐसी चीज है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और अभी 1 2 महीने में तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते अगर आप PMA में अप्लाई करने जा रहे हो।
दूसरी बात, मेडिकल के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मैं हमेशा यह बात आपको बात समझाता हूँ, मेडिकल के बारे में रूल याद रखें। मेडिकल की जो चीजें हैं वो मैं भी कभी आपको गाइड नहीं करूंगा, वो शख्स गाइड कर सकता है जो मेडिकल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन सेंटर आर्मी नेवी एयरफोर्स में बैठता है। जो राइट पर्सन है, ऑफिसर है, उसको एग्जैक्ट पता होता है कि मेडिकल में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, क्या क्या चीजें मैटर नहीं करती। ये नेट के ऊपर तस्वीरें देख के अपनी टांगें जोड़ के मुझे पिक्चर भेज देते हैं बच्चे, अपनी उंगलियों की पिक्चर भेज रहे होते हैं। भाई देखें, अगर तो आप इनएलिजिबल है, अगर आपकी उंगलियां टेढ़ी, आप जा ही नहीं सकते, तो मैं हर बच्चे को मशवरा देता हूँ कि कोई मसला नहीं है। इफ यू फील, अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपकी टांग फ्रैक्चर है, तो आप आर्मी में तो वैसे भी नहीं जा सकते, तो कोई मसला नहीं है, आप फॉर्म फिल करो। एक दिन की बात है ना, टेस्ट की तैयारी करनी है, कर लो, अच्छा जोर लगाओ, जाओ एक दिन, 100 रुपये 300 रुपये का खर्चा होगा, वो 2 टेस्ट देकर आ जाओ। मेडिकल में जाओगे, वो कहेंगे भाई, वो तो आपको गोली मार देंगे, या वो आपको कहेंगे भाई तुमने क्यों फॉर्म फिल किया था जब तुम्हारा एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं कहेंगे, सॉरी ठीक है। आपने आर्मी में तो वैसे भी नहीं जाना था, एक दिन के लिए सिलेक्शन सेंटर से तो हुआ है, ऑफिसर्स को देखा है, आर्मी के एक डिपार्टमेंट के अंदर जाके हुए, वैसे तो आप कभी भी नहीं जाओगे। तो ये इतनी ज्यादा डिटेल में मेडिकल के चक्कर में आप प्लीज ना पढ़ा करें। सर मेरे घुटने टेढ़े हैं, मेरा पाँव फ्लैट है, मेरा ये है वो है, जितनी भी वहाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं वो आपको टाइम देते हैं। आपका अगर ओवरवेट होगा तो वो आपको टाइम देंगे, अगर आपको कोई ऑपरेट होकर चीज ठीक होगी तो वो आपको टाइम देंगे, अगर आपका कोई और इस तरह का इशू होगा, आपके हाथ का कोई चीज होगा, वो आपको टाइम देंगे कि जाएं आप ये कंसल्ट कर लें सीएमएच से, या ऑपरेट करा लें और वापस आ जाए। तो मेडिकल के बारे में आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना, इसके अंदर सोच के बिल्कुल, और अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना मेडिकल बेस पे खुद घर बैठ के, या एबीसी मामू चाचा ताया या मेरे कहने पे या किसी के कहने पे या यूट्यूब पे वीडियो देख के मेडिकली अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना प्लीज। ये जिनका काम है उन्हीं को करने दें, ये आपने हरकत नहीं करनी। नेक्स्ट आ जाए फिजिकल। इनिशियल का फिजिकल रनिंग है, कुछ पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, डिच क्रॉसिंग होती है, ये भी इंतहाई आसान है, ये भी आपको 5-10 मिनट में मैं इसमें गाइड करूंगा, डिटेल में आपको समझ आ जाएगी क्या करना है। ये कोई बहुत ही मठा या कोई बहुत ही ढीला बच्चा हो तो वो इसमें रहता है, अदरवाइज फिजिकल सबका हो जाता है। बहुत कम हमने देखा है, मसलन शायद 1 to 2% फिजिकल रहता है, और मेडिकल का तो 4 से 5% होता है। उसके बाद जो आसान तरीन चीज है दैट इज इंटरव्यू। ये इंटरव्यू आर्मी की सिलेक्शन के लिए नहीं होता, याद रखिएगा, दिस इज नॉट कंडक्टेड फॉर आर्मी सिलेक्शन, दिस इज कंडक्टेड फॉर ISSB क्राइटेरिया। क्या बच्चा ISSB में जा सकता है? ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए होता है। बोल सकता है, खड़ा हो सकता है, टेढ़ा तो नहीं खड़ा होता, बात करते हुए कोई परेशान तो नहीं होता, सुन लेता है, देख लेता है, कोई बात पूछ लो समझ आ जाती है, जवाब देना आता है, अपना नाम पता है, क्यों जा रहा है फोर्स में पता है, बस बिल्कुल आसान। 15-20 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे 3 लेक्चर होते हैं इंटरव्यू के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ, 1-1 घंटे के 3 लेक्चर लें, 100% श्योरिटी इंटरव्यू में कम से कम आप नहीं रहते। ये बात हो रही है इनिशियल टेस्ट के इंटरव्यू में, इंतहाई आसान होता है। और ये किस लिए हो रहा है? ताकि वो एक ISSB में 4 दिन 5 दिन आपको ISSB सेंटर भेजा जा रहा है, वहां पर एक खर्चा होगा, गवर्नमेंट का खर्चा होगा, वहां और बहुत बच्चे आएंगे, तो कम से कम आपको, आपने बेशक 90% नंबर ले लिए हैं FSC में, आपने बेशक इंटेलिजेंस में स्कोर कर लिया है 90%, आपका मेडिकल क्लियर हो गया, लेकिन पर्सनैलिटी इस काबिल है कि आप ISSB जा सकते हो, बोल सकते हो, पता लगे वहां जाके अपना ग्रुप डिस्कशन कर सको ना, वहाँ कमांड टास्क कर सको ना, वहाँ डिप्टी का इंटरव्यू कर सको ना, कुछ कर सको, तो फिर इसलिए ये एक प्रिलिमिनरी बेसिक लेवल का इंटरव्यू होता है, इंतहाई आसान चीज होती है। ये हो गया आपके पास। अब आ जाए जरा एकेडमिक पे। एकेडमिक जो है वो PMA के अलावा, एकेडमिक PMA के अलावा, अदर देन PMA, सबका आसान होता है रिलेटिवली। रीजन आपको पता है, TCC को पता है कि भाई कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ, कौन सा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th, 4 सालों की जो है, इनमें से टेस्ट आएगा, आप इसकी तैयारी कर लें। जिस बच्चे ने 60% 70% से टेस्ट पास किया हुआ है, टेक्निकल की तो 65% रिक्वायरमेंट, वो तो आराम से कर लेगा, उसने रिवाइज करना है तो वो इसका कोर्स की तैयारी कर लेगा। जीडीपी वाले को पता है कि इंग्लिश, फिजिक्स, वो उसकी प्रिपरेशन कर ले, आराम से कर लेगा, ठीक है। CAE वाले को पता है इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, कोर्स वर्क का एकेडमिक आपका आ जाएगा। PMA के केस में थोड़ा सा मसला ये होता है, टेस्ट तो आसान होता है पर एक्सपोजर या डोमेन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान हिस्ट्री,
जर्नल साइंस, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जो हैं चीजें ज्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं, इसलिए थोड़ी सी एकेडमिक पीएमए का टफ होता है और फेलियर की ज्यादातर तादाद जो है वो एकेडमिक में हो जाती है। तो एकेडमिक थोड़ा सा इसका आपने सीरियस लेना है। अब जरा सुन लें इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आपने दो पर्पस के लिए तैयार करना है। नंबर 1, पास द एग्जाम। नंबर 2, टू बिकम एक्चुअली मोर इंटेलिजेंट। ये टेस्ट की तैयारी आपने इस नीयत से भी करनी है कि भाई मैं ये टेस्ट की तैयारी करके एक्चुअल में भी ज़हीन हो जाऊं। ये 50% लेके पास कर जाओगे, मैं आपको यहाँ पर लिख के देने को तैयार हूँ। मेरे पास पिछले अगर कुछ सेशन के बच्चे इस ग्रुप में हैं, मैंने जो तैयारी करवाई थी 90% क्वेश्चन उसी में से आए थे। ये पहले टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तुमको पता है, हमें पिछले 10-12 साल से पता है कि इंटेलिजेंस के सवाल किस तरह के आते हैं, और वो एक लिमिटेड सवाल है। पिछली पूरी दुनिया में वो एक तरह के सवाल है, उसमें मुश्किल और आसानी होती रहती है। तो हमें ये पता है कि पीएमए में सबसे आसान जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो पीएमए का होता है। तो पीएमए में इंटेलिजेंस किस तरह के सवाल आने हैं उसकी आप तैयारी करा दो बच्चे को, बच्चा इजीली पास कर जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट तो पास करना है। दूसरा, ये पास के साथ साथ मोर देन 80% टारगेट रखना है आपने, ताकि आप आर्मी को बता सको कि यस आई एम मोर इंटेलिजेंट पर्सन। तो फिर वो आपको प्रेफर करेंगे मेरिट में। दूसरी चीज, टू बिकम एक्चुअली इंटेलिजेंट। 3 महीने 2 महीने पढ़ते रहे हो ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन, वर्बल इंटेलिजेंस, एनोलॉजी क्या होती है, सीरीज क्या होता है, तो क्या असल में भी जहीन हुए हो, जहानत बढ़ी है, या बस कुछ भी नहीं वैसे ही थे जैसे पिछली तैयारी से पहले थे। एक बच्चा मेरे पास आता है, दिसंबर में ज्वाइन करता है, दिसंबर में जब उसके साथ क्लासेस स्टार्ट करता हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। 4 महीने गुजरते हैं, टेस्ट तो पास कर लेगा, लेकिन क्या उसका इंटेलिजेंट लेवल बढ़ा है? ये अगर नहीं बढ़ा तो ये आपने बहुत बड़ा मौका जाया कर दिया। आपका और मेरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, एफएससी के बच्चे, मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट इज योर परसेंटेज, बच्चे बताते हैं 21 साल। एफएससी पास बच्चे मैं पूछता हूँ व्हाट्सएप पे, आपने भी आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि व्हाट इज योर परसेंटेज, आगे मैसेज आता है सर 21 साल। ये हाल है हमारे मैथमेटिक्स का। बच्चों से पूछते हैं 30% ऑफ 80, सुमन बुकमन उमन, चुप, कुछ जवाब नहीं आता। ये हाल है मेरे और आपके एकेडमिक सिस्टम का। तो दिस इज द टाइम कि आप इंप्रूव करें, अपनी प्रेपोजिशन इंप्रूव करें, वोकेबलरी इंप्रूव करें, अपनी बेसिक कैलकुलेशन इंप्रूव करें। कल को ऑफिसर बनने जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई सिखाएगा नहीं, वहां पर सिर्फ लोग आप पे हंसेंगे या आपका पत्ता काटेंगे कि अच्छा ये तो एक डल पर्सन है यार। तो इसलिए दिस इज द राइट टाइम, 2 to 3 मंथ्स हैं, 100% फोकस करके इनिशियल टेस्ट को टाइम दें और अपने आप को मजीद बेहतर तौर पे मेंटली स्ट्रांग बनाएं। यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग हो गए इनिशियल टेस्ट में, बिलीव मी, अगर आपने बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इंटेलिजेंस पास कर लिया तो आईएसएसबी में ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें रिलेट करती हैं इस टेस्ट से, आप वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। तो एक तो ये चीज है, अब आपको पता लग गया कि 5 पार्ट पे आपने काम करना है। इंटेलिजेंस टेस्ट को देख लेते हैं, दैट इज वर्बल और नॉन वर्बल। 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल इज इजी बट ट्रिकी। बहुत दिखने में आसान लगता है लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं इसके अंदर, वो आपको मालूम है ताकि आप अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ हमने अच्छा स्कोर करना है। अगर इस वक्त मैं आपके साथ सिर्फ 10 मिनट की डिस्कशन करूं और मैं कहूँ जाके किसी भी फोर्सेस का आप वर्बल टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट दें, आप गारंटेड पास कर लेंगे, गारंटेड। 10 मिनट सिर्फ मैं आपको एक प्रैक्टिस कराऊंगा, आप किसी भी फोर्सेस में जाएं, नॉन वर्बल टेस्ट आपका फेल नहीं होता, ये इतना आसान होता है। लेकिन बात वही है कि 80% नहीं आते इसमें, 80% के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है। 80% के लिए फिर आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ता है। 80% के लिए फिर हमारे इसके 6 से 7 लेक्चर होते हैं डिफरेंट टॉपिक के, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंटी क्लॉकवाइज, सीरीज, एनोलॉजी, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा 50% लेने हैं, जिस बच्चे ने एफएससी में 60% नंबर लिए हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट में 50% नंबर ले ही लेता है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। वो 3 रातें ही पढ़े तो ले, लेकिन 80% पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वर्बल की, नॉन वर्बल की बात हो गई। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वर्बल जो है बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट की बेस पे नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं आएगा। वो आगे जाके आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट और इसमें क्या फर्क है।
एकेडमिक है जी, एकेडमिक आपका पीएमए के अंदर इंग्लिश आता है, मैथ आता है, इस्लामियात आता है। अब मजेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन नॉन क्वेश्चन है। नॉन का मतलब ये है कि 50 एकेडमिक क्वेश्चन आएंगे, उसमें से करंट अफेयर का सवाल कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं है। प्लीज नेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया, बताएं अब क्या करेंगे। गया एक नंबर, ठीक है। 1998 में ओलंपिक्स जो है बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल किसने लिया, ये सवाल आ गया, आता है, अब बताएं क्या करेंगे। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसलिए ये जो सारी सारी चीजें हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस कंट्री को कहते हैं, ये सवाल आ जाता है, आया हुआ है। अब इसका जवाब नहीं पता आपको, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कितना एक्सपोजर है। लेकिन इंग्लिश का पता है आपको कि प्रेपोजिशन के सवाल आएंगे, मॉडल वर्ब के या वर्ब की फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, जम्बल ऑफ सेंटेंसेस आ सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश में आ सकती हैं। तो यहाँ आपको जो मालूम है वो 100% कोर्स कंटेंट मालूम है। मैथ 100% आपको कंटेंट कोर्स मालूम है। परसेंटेज, रेशियो, ज्योमेट्री, क्वाड्रिक, इक्वेशन, साइन कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी, वो आप यहाँ इजीली कर सकते हैं। इस्लामियात 101% नोन है, आपको पता है कि कैसे सवाल आते हैं। कुरान में से कैसे आते हैं, सहाबा किराम की जिंदगी में से कहते हैं किस तरह सवाल आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कैसे आप सवाल आते हैं, गज़वात से रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं, किताबों के बारे में कैसे सवाल आते हैं, टाइटल्स ऑफ अंबिया एंड सहाबा किराम के जो हैं उनके कैसे सवाल आते हैं, आपको ये 100% कोर्स पता है। और 50 में से कम से कम 15 से 20 कर लें, 20 ज्यादा हो जाता है लेकिन 15 सवाल कम से कम इन 3 जगहों से आते हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब जो दूसरी चीज आपके पास रहेगी इसके अंदर, दैट इज जीके से जनरल नॉलेज, सी से करंट अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, जनरल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट हैं एकेडमिक में पीएमए के, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। इनका फिर स्कोप बड़ा है। जनरल नॉलेज कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो भी हमें पास पेपर से पता होता है कि किस किस तरह के सवाल आते हैं। करंट अफेयर ये भी एक डिफरेंट चीज होती है, तो इसकी तैयारी भी हमने जो है उसी के मुताबिक करनी है। बाकी अदर कोर्सेज में जो सब्जेक्टिव्स हैं वो जीडीपी, टेक्निकल कैडेट, सीएई के अंदर जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये आपके इनिशियल टेस्ट में इंटेलिजेंस और एकेडमिक का कॉन्सेप्ट था। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है वो समझनी ये है कि कहाँ एक होता है हमारे पास रट्टा, रट्टा तोते की तरह रटना, और एक होता है कॉन्सेप्ट। अब आप और मैं 12 साल एफएससी तक जो आपने स्टडी की है उसका ज्यादा फोकस इधर था, रट्टे के ऊपर। जब आपसे कोई पूछे कि 5 into 5 तो सर 25, आप माइंड प्रोसेस नहीं करते। जब आपसे कोई पूछे 9 into 9 81 सर, ये आपका रट्टा लगा हुआ है, आप माइंड को चलाते नहीं है। दैट इज द रीजन जब आपसे कोई पूछे 9 into 16 तो ब्रेक लग जाती है, क्योंकि माइंड तो प्रोसेस करना आपने सिखाया नहीं, आप तो रट्टे पे चल रहे हैं। जब आपसे कोई पूछे कि 15 का स्क्वायर क्या है सर 225, अच्छा 35 का स्क्वायर क्या है, ब्रेक लग गई, क्योंकि प्रोसेस नहीं कर रहे, रट्टा लगा हुआ है। हमने तो मैथ का भी रट्टा लगाया हुआ, जालिमों ने ये किया हुआ है हमने अपने साथ, हमारा कसूर नहीं है, सिस्टम ऐसा है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर मसला ये आता है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि किसको रट्टा लगाना है और किसको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो वर्बल इज 100% कॉन्सेप्ट, 100% कॉन्सेप्ट। इसके अंदर 1% भी आप रट्टा लगाएंगे तो अपना टाइम भी जाया करेंगे और कॉन्सेप्ट भी खराब कर देंगे। नॉन वर्बल 100% कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट का कमाल क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिर दुनिया के किसी भी टेस्ट में बैठ जाए, दुनिया की किसी किताब को उठा लें, नेट से कोई भी क्वेश्चन उठा लें, यू कैन सॉल्व इट। अगर आपको ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है, लॉजिक पता है, उसको आपने सही से समझा है, तो फिर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। मेरी अकेडमी में कोई नोट्स नहीं मिलते। ये एक डिफरेंट आपको बात पता लग रही है कि मेरी अकेडमी में 0% नोट्स दिए जाते हैं बच्चों को। वीडियो के लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट समझा के प्रैक्टिस करा के, डायरेक्ट टेस्टिंग पोर्टल, हमारा अपना टेस्टिंग पोर्टल है डिफेंस फोर्सेस का, टेस्ट वाले सारा उसके ऊपर बैठ के बच्चा तैयारी करता है आराम से। कोई नोट्स किसी किस्म के कुछ नहीं जाते। नोट्स इज अ क्राइम, नोट्स इज अ शॉर्टकट। आप ये चाहते हैं कि बगैर समझे कोई समझाए ना आपको, ये कैसे हो सकता है? मैं हैरान हूं कि कोई बुक ले आते हैं, बुक के अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ ब्लड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं बगैर समझे, जिसकी वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं आता। तो हमेशा समझना जरूरी है। प्रैक्टिस तो अगर आपको समझ आई हुई है ना, अगर आपने अच्छा कॉन्सेप्ट समझ, सिर्फ आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो आप
इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बगैर समझ के अगर आप 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें, इनकी कोई अहमियत नहीं। तो ये चीज अपने माइंड में आपने क्लियर रखनी है कि रट्टा कहाँ लगाना है और कॉन्सेप्ट कहाँ है। इंग्लिश 100% कॉन्सेप्ट, 100%, वोकेबलरी हो कुछ भी हो, 100% कॉन्सेप्चुअल चीज है। इसकी वोकेबलरी भी याद करने के तरीकेकार है, उसका भी कॉन्सेप्ट है। मैथ 100% कॉन्सेप्ट। इस्लामियत 100% रट्टा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुरान में मक्की आयत कितनी है, मदनी आयत कितनी है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने प्योरली इसको याद करना है। गज़वात कितने हुए, कितने सहाबा थे, कितनी तादाद दुश्मन की थी, कितनी तादाद मुसलमानों की थी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने 100% इसका रट्टा लगाना है, लेकिन रट्टा भी तरीके से लगाना है, वो भी हम सीखेंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान हिस्ट्री, जनरल साइंस, 100% रट्टा। ओ सॉरी, हाँ रट्टा, कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आपने यहाँ कॉन्सेप्ट घुसेड़ने की कोशिश की तो अपना टाइम भी जाया करेंगे और जो आपने याद किया होगा वो भी जाया हो जाएगा। तो ये देख लें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। अब मजेदार बात ये है कि ठीक है, इस्लामियात के नोट्स लें, मुझे बात समझ आती है, जब बच्चा नोट्स मांगते हैं इस्लामियात के नोट्स लें, तैयारी करें। जनरल नॉलेज के नोट्स लें, तैयारी करें। करंट अफेयर के नोट्स लें, तैयारी करें, क्योंकि आपने सिर्फ उनको याद करना है। लेकिन कोई शख्स ये समझता है कि वर्बल के नोट्स लेके वो वर्बल को समझ लेगा, तो ये मुझे कम से कम ये बात समझ नहीं आती। जो लोग करते हैं शायद उनको बस कोई और साइंस होगी, लेकिन मेरी समझ से ये बात है। तो ये आपने इनिशियल टेस्ट के बारे में अपनी ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखने हैं। ये एक लिस्ट है, बड़ी डिटेल लिस्ट बनाई हुई है, इसको देख के परेशान ना हो जाइएगा। ये वर्बल इंटेलिजेंस जो है, ये उन टॉपिक्स के नाम है बेसिकली। ये नाम जानना क्यों जरूरी है, ताकि अगर आपको मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले नाम याद कराता हूँ। इस टॉपिक का क्या नाम है, इस टॉपिक का ये क्या नाम है, क्या नाम है जी, ब्लड रिलेशनशिप, एनोलॉजी, फाइंड रिलेशनशिप, कोडिंग एंड डिकोडिंग, बेस्ट रीजनिंग, सेम क्लास, नॉनिनम्स, एंटोनम्स, टाइम सीक्वेंस, जंबल से कंफ्यूजन इंस्ट्रक्शंस, लेटर कंप्लीशन, अल्फाबेट, ऑड मैन आउट। इसमें से कुछ जो है वो पीएमए का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मैंने डिटेल यहाँ से बनाई हुई है और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किए हुए हैं। अगर आप इसको कंसाइज करें तो शायद ये 12 से 13 टॉपिक बनते हैं। आपको टॉपिक का नाम पता होगा तो ही गूगल पे सर्च करना सीखोगे। आपका टॉपिक का नाम पता होगा तो ही यूट्यूब पे सर्च करोगे। टॉपिक का नाम पता होगा तो ही मुझे मैसेज करोगे ना रात को कि सर मुझे ब्लड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, ना कि मैसेज आए सर जी वो अली उमर का भाई था वो वाला सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं पता कि वो कौन सा सवाल है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसकी जो नाम है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो ये मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखी हुई पूरी डिटेल आपके पास अवेलेबल होती है। गवर्नमेंट में सवाल किस तरह के आते हैं, एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको। सीरीज के क्वेश्चन 3, 7, 12, 8, नेक्स्ट क्या आएगा आपने गैस करना होता है। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, नेक्स्ट डिफरेंस विल बी 8। तो अगला जवाब इसका होगा 33। ये सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हार्ट, आईज, किडनी, हैंड, इसको ऑड मैन आउट भी कहते हैं। आपको कुछ चीजें दी जाती हैं, कुछ वर्ड्स दी जाते हैं, वो बताया जाता है कि इनमें से कुछ एक ऐसा एलिमेंट है ऑड वन, ऑड मैन आउट, जो बाकियों से मुख्तलिफ है। तो अब हार्ट, आईज, किडनी, हैंड्स, और बहुत से बच्चे इसका जवाब किडनी देते हैं, बहुत से बच्चे आईज देते हैं, बहुत से बच्चे हैंड्स देते हैं। द राइट आंसर इज हार्ट। ये बॉडी में एक होता है, ये दो, 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 तो इसमें से पिक ऑड वन आउट का हार्ट इज द राइट आंसर। फिर एक सवाल आता है ऑन 25th, ये टाइम सीक्वेंस है, ऑन 25th February 2020 वीकडेज ट्यूसडे, व्हाट डे विल बी ऑन 1st March 2020। एक दिन आपको बताया हुआ, उस दिन आप एक डेट बताई हुई है, दिन बताया हुआ कि मंगल था, कब था, 25 फरवरी को। तो आपने कैलकुलेट करना होता है कि 1 मार्च को क्या देना है। तो ये इसकी कैलकुलेशन, ये तो हर आसान सा है जो आपके सामने सवाल है, इसकी कैलकुलेशन का भी एक तरीकेकार है, 7 एडिशन 7 सब्ट्रैक्शन के मेथड से ये होता है। तो उसकी भी आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। सम 6 है, ये तो 6 साल पुरानी बात है कि खान और सुहेल की जो एज की रेशो थी वो 6:5 थी। 4 years फ्रॉम टुडे, आज से 4 साल बाद क्या होगा, इनकी एज की रेशो 11:10 हो जाएगी। तो बताओ आज सुहेल की एज कितनी है। अब ये जो सवाल हैं एज के हो गए, ब्लड रिलेशनशिप के सवाल हो गए, मैं आपको सिर्फ यहाँ एक एग्जांपल कराता हूँ, समझाता हूँ कुछ। देखें, ये आपके पास यहाँ पर जब आप एज का क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, तो आपको रेशो का टॉपिक आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रेशो को पढ़े बगैर आप एज के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो यू आर एन इडियट पर्सन। ये नहीं हो सकता।
अगर आपके टेंसेस नहीं ठीक तो आप एज का क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? वाज, विल, टुडे, 3 टेंसेस यूज होते हैं एज के क्वेश्चन में। तो एज के क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए टाइम कौन से की बात हो रही है, वाज की बात हो रही है, पुराने की, विल की, आने वाले की, आज की बात हो रही है, तो वो पूछ क्या रहा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसलिए कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं आप इनकी। और फिर ये जो सवाल है इसको सॉल्व करने के 3 से 4 तरीके हैं। इक्वेशन बना के भी है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको करने के 3 से 4 मेथड है, शॉर्ट मेथड भी है, लॉन्ग मेथड भी है। जिस वक्त आप इंटेलिजेंस टेस्ट में बैठे होते हैं किसी भी दुनिया किसी भी इंटेलिजेंस में, बेशक वो इनिशियल आर्मी का है या किसी और का भी, अब इसी को ले लेते हैं अपने पीएमए वाले को। पीएमए के केस में आपके पास 90 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स, तो 20 सेकंड आपके पास आ गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 20 सेकंड, 20 सेकंड में आपने एक सवाल सॉल्व करना है। और 20 सेकंड में अगर मैं आपको इधर वापस लेके जाऊं पीछे, तो ये जो सवाल नीचे लिखा हुआ था ना, सम 6 years ago, जरा नोट करना, सम 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ खान एंड सुहेल वाज 6:5। 4 years from today the ratio of their ages will be 11:10। then सुहेल must be dash years old। 12 से 13 सेकंड गुजर चुके हैं। ये मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे तो 20 सेकंड गुजर जाएंगे। तो जब अगर 20 सेकंड गुजर गए तो आपके पास टाइम नहीं होता। तो ये टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है आपको कि 90 क्वेश्चन मैंने पूरे करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हो सकता है कई कोई ऐसे सवाल है जो आपके 3 मिनट में सॉल्व हो जाए, 5 मिनट में सॉल्व हो जाए, तो उनका जो टाइम बचेगा वो इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपने राइट मेथड सीखना है। प्लीज इसको बहुत से लोग कहते हैं शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक इज अ फजूल चीज फॉर अ स्टूडेंट। शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट कुछ नहीं होता लाइफ में। शॉर्ट ट्रिक जब ही आती है जब आपने कॉन्सेप्ट समझा हो। मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें शायद कोई ओल्ड स्टूडेंट है, वो एक दफा जियो पे एक प्रोग्राम लगा हुआ था, उन्होंने एक जो गाड़ी चोरी करने वाला शख्स था वो पकड़ा हुआ था, तो वो उसको लेके गए जीलाई के पास। उसने विद इन 7 सेकेंड बाहर वाला दरवाजा खोला और विद इन 8 सेकेंड उसने अंदर वाला लॉक इग्निशन ऑन किया और गाड़ी लेके निकल गया। 15 सेकेंड में गाड़ी निकाल के ले गया। ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब आप सबकी ख्वाहिश ही होती है कि हमें ये 15 सेकंड में खोलना आ जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन की दरवाजा भी खोलना आ जाए, उसको स्टार्ट करना भी आ जाए और हम इसमें नंबर भी ले लें। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है? तो जब उससे पूछा तो पता लगा 3 साल ट्रेनिंग ली है भाई साहब ने, 3 साल की ट्रेनिंग ली है ये 15 सेकंड में गाड़ी खोलने के लिए। और जब भी कोई नया ताला आता है तो पूरी क्लासेस होती थी इनकी, बैठा के नया ताला आया, ये सिक्योरिटी फीचर आए हैं, चाइना से ये कंटेनर आया मार्केट में, इसी तरह के सिक्योरिटी लॉक जो आए हुए हैं इन सबको स्टडी करो अगर गाड़ी निकालनी है तो अब बताने का मकसद ये है कि ये जो 15 सेकंड की स्पीड डेवलप हुई है इसके लिए पीछे पूरी मेहनत होती है। तो इसी तरह अगर आपने शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, राइट मेथड सीखना है, तो वो मेरे बताने से मैं को भी बता देता हूँ आपको। एक दो चीजें आपको शेयर करता हूँ, आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के टाइम आप जाके फंस जाएंगे, या उसको थोड़ा सा मोल्ड किया, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हुआ, आप फंस जाएंगे। तो ये चीजें आपने बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी। उनको डिटेल के साथ पढ़ना है, यही टाइम है चीजों को डिटेल के साथ पढ़ने का। ये नॉन वर्बल की एग्जांपल है, ऐसे सवाल आते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल तस्वीर, फिगर्स, लाइंस, ग्राफ, इस तरह की पिक्चर आती हैं। ये एक बॉक्स खाली है, वो पूछ रहा है कि आपको इस नीचे में से कौन सा बॉक्स आएगा, तो 5 इज द आंसर। इसी तरह बी में वो कह रहा है कि ये जो पिक्चर थी ऐसे हो गई, ये पिक्चर कैसे होके आएगी, तो अंदर वाला पीस गायब हो रहा है, तो यहाँ पर बी गायब हो जाएगा, सिंपल ये पिक्चर आपके पास आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। ये बड़े आसान से सवाल थे जो आप लोगों के साथ किए। तो ये इंटेलिजेंट है, व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड डज इट मैटर, ये जहानत की बात हो रही है पूरी की पूरी। और उसके बाद आप इंशाल्लाह जब जाएंगे आईएसबी में तो वहां बात होगी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आप कौन हैं, किरदार क्या है आपका, आपके सोचो विचार क्या हैं, ये तमाम की तमाम चीजें आपकी आईएसबी में चेक होंगी। द रीजन पीएमए लॉन्ग कोर्स इज द कोर्स जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पास किया था, जो इसी कोर्स से होके गए हैं, उन्होंने भी इनिशियल दिया था, उन्होंने भी आईएसबी दिया था। तो एक शख्स जो पीएमए लॉन्ग कोर्स 148 में इंडक्ट होने जा रहा है, वो कल को उम्मत मुसलमा की जो सबसे मजबूत फौज है उसका लीडर बन सकता है। ये छोटी बात नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं की, उम्मत मुसलमा की बात की। एक एटॉमिक मुस्लिम कंट्री का हेड बन सकता है सप्पा सालार। तो उसको आज देखना जरूरी है कि उसकी जात कैसी है, उसकी शख्सियत कैसी है। दिस इज द रीजन के आईएसबी ऑफिसर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। दिस इज द रीजन कि ये चीजें इस लेवल पे चेक की जाती हैं।
तो आपने ये चीजें मेंटेन करनी है। दूसरी चीज, स्पीड मेंटेन करना एक और बात होती है, एक्यूरेसी मेंटेन करना एक और चीज होती है। जो आपके केस में जो हमने जहाज गिराया, अभिनंदन को गिराया, तो जो JF-17 है वो अराउंड अबाउट 2000 किलोमीटर पर आवर, आप में से शायद कोई होगा जो 200 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी में भी ड्राइव किया होगा। नॉर्मली 120 130, ट्रेन में बैठे होंगे तो वो 110 90 पे चलती है, गाड़ी में बैठे होंगे मोटरवे पे तो किसी ने मैक्सिमम 140 150, 200 पे बहुत कम लोगों ने ड्राइव किया होगा। एक जहाज उड़ता है फाइटर पायलट 2000 किलोमीटर की स्पीड से, तो स्पीड तो आ गई, लेकिन अगर उस दिन 27 फरवरी 2019 को लेफ्ट टर्न के बजाय राइट टर्न हो जाता या राइट के बजाय लेफ्ट हो जाता तो आज दुनिया की हिस्ट्री और होती। अभिनंदन से उस टाइम नहीं मैनेज हुआ, देखें उसने क्या कराया, और हमसे मैनेज हो गया अल्लाह के करम से, तो आज हम कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर है, पूरी दुनिया में रसवा हुए। बड़ी बात है ना कि जहाज गिर गया, वो भी उनको वहां से निकाल के अपनी सरहद में लेके लाके गिराना, तो ये बहुत बड़ा एक टेक्टिकल और एक बहुत बड़ा कारनामा था दुनिया की हिस्ट्री में, एयरफोर्स की हिस्ट्री में। तो ये जो चीज है कि आपने स्पीड भी मेंटेन करनी है लेकिन गलती भी नहीं करनी। खाली स्पीड ही रही और गलती होगी तो फायदा नहीं है। और चीजों को सही सॉल्व करना शुरू कर दिया, 100% एक्यूरेसी आ गई, तो मेरा सवाल गलत नहीं हो सकता, ओके, लेकिन करोगे कितने, 30 मिनट में सवाल करके आओगे 60, तो काम खराब हो गया। तो ये जो मिक्स एंड मैच है इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज द थिंग। हम एक और चीज पे चलते हैं, आपके साथ कुछ चीजें शेयर करते हैं जी। इंटरनेट 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 किधर है, ये इंटरनेट, ये इंटरनेट रहा, ये जी आपका अभी हमारा कैलकुलेटर बन रहा है, अभी आज वर्किंग चल रही है इसकी, कुछ दिनों में वेबसाइट पे आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने चेक करना हो, ये भी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अगर आप, ये PMA की बात हो रही है, PMA लॉन्ग कोर्स, इफ यू आर अ फीमेल नॉट एलिजिबल, अगर मेल हैं तो यू आर, देखें सामने चेंज हो रहा है, एलिजिबल। नेशनलिटी आपकी अदर्स है तो नॉट एलिजिबल, अगर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान की है एलिजिबल, AJK की है एलिजिबल, ये स्टेट्स हैं तो पाकिस्तानी एलिजिबल, मैट्रिक पास है नॉट एलिजिबल, पार्ट 1 पास है नॉट एलिजिबल, पार्ट 1 2 कंटिन्यू है, होप सर्टिफिकेट पे दे सकते हैं, कंप्लीट है ठीक है, लेकिन ये एज की वजह से आप नॉट कंप्लीट नॉट एलिजिबल, ये इतना ही देख लेते हैं। अच्छा नीचे की वजह से हो रहा है, ये देख बाद में करते हैं चेक। और ये फिर सारी सारी चीजें आप यहाँ पर देंगे, फिर यहाँ से अपनी आप एज सेलेक्ट करेंगे। अब ये एज के बारे में भी आपको एक चीज मैं बता दूं जो अक्सर प्रॉब्लम आता है, वो क्या है, ये आपने सुना तो होगा 17 से 22 साल, 17 से 22 साल, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि 17 से 22 साल किस डेट को, भाई किस डेट को मैं 22 साल को होऊंगा तो आर्मी काउंट करेगी, किस डेट को मैं 17 साल का होऊंगा तो एयरफोर्स काउंट करेगी, वो डेट क्या है, कट ऑफ डेट कहते हैं। तो PMA लॉन्ग कोर्स के केस में, PMA लॉन्ग कोर्स के केस में दैट इज 1 नवंबर 2021, ये है PMA लॉन्ग कोर्स 148। और 149 के लिए क्या होगी, 1 मई 2022। क्यों, ये वो डेट है जिस दिन आप इंशाल्लाह इसके राउंड अबाउट एकेडमी में एंटर हो रहे होंगे, PMA काकूल एबटाबाद, ये वो डेट है। तो उस डेट को आपकी एज जो है वो होनी चाहिए 17 से 22 साल के दरमियान, अगर आप FSC की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। और TCC के केस में ये डेट जो है वो हो जाती है 1 सितंबर 2021, जो भी TCC आ रहा है 1 सितंबर को आपकी एज क्राइटेरिया पे पूरी उतरनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करें, ये देखें हमने भी बनाया हुआ था, अगर मैं इसको कर दूं, आगे करते हैं 2000, ये जी ये कर दिया, तो 14 अक्टूबर 2000, तो ये टोटल बन गया 21 साल 18 दिन। आपका कौन सी डेट से काउंट कर रहा है ये, इसमें हमने पीछे जो बैकएंड लगाया हुआ है, क्योंकि PMA के लिए 1 नवंबर 2021 से आपकी एज कंपेयर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको 1997 कर दूं तो आप देखेंगे आप नॉट एलिजिबल हो गए, क्योंकि 24 साल के हो गए हैं आप एक्चुअल में, तो 24 साल की बेस पे आप उसमें नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन पे जाएंगे तो भी आप नॉट एलिजिबल हैं। अगर आप 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो फिर 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 4 ईयर्स पे जाएंगे तो 4 ईयर्स के केस में भी आप नॉट एलिजिबल हैं, क्योंकि 18 दिन आपकी एज ज्यादा हो गई है। लेकिन अगर आप आर्मी में सर्विंग सोल्जर हैं तो अब आप एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि अब 25 साल आपकी एज है आर्मी में, अगर आप ऑलरेडी सोल्जर हैं।
परसेंटेज मार्क्स आपके 60% होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। अगर परसेंटेज से ज्यादा, देखें अब ऊपर वाला चीज भी एलिजिबल होगी, गुड। तो ये चीज आपकी 60% होनी चाहिए। और अगर आप 54% भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इन केस ऑफ सर्विंग आर्मी सोल्जर। लेकिन एफएससी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं और एफएससी की बेस पे अप्लाई करते हुए होप सर्टिफिकेट बेस पे 54 नंबर आएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल। आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं यहाँ से ताकि आप उस कैटेगरी में आ जाएं। 2000, चल अब आप हर जगह से एलिजिबल हैं। होप सर्टिफिकेट 54। हाइट इन इंचेस 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच। 5 फुट का मतलब है 1 फुट में होते हैं 12 इंच, तो 5 फुट का मतलब हो गया 60 इंच, और 4 इंच इसमें ऐड कर लें तो ये हो गया 64 इंच। अगर आपकी 63 इंच है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप 65 हैं तो यू आर एलिजिबल। ये आपके सामने एलिजिबल में आ गया। वेट, अब ये वेट वाली कहानी सुन लें। वेट कभी भी फोर्सेस में डायरेक्ट चेक नहीं होता। वेट फोर्सेस में कभी भी डायरेक्ट चेक नहीं होता, ये बीएमआई के थ्रू चेक होता है, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं इसको। तो अगर आपका 65 आपकी हाइट है इंचेस में और आपका वेट है 67 तो आपका बीएमआई आया 24.6, तो ये देखिए नॉर्मल है तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपका वेट है 89 kg तो नॉट एलिजिबल, आप 32.7 पे चले जाएंगे। अगर वेट आपका 45 है तो आप नॉट एलिजिबल। अगर वेट आपका 60 है तो 22 यू आर एलिजिबल। तो ये वेट जो है बीएमआई की बेस पे कैलकुलेट होता है, ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 90% वाला, क्योंकि इंसान जो 6 फुट जिसकी हाइट है उसकी बॉडी वेट और तरह से गेन करेगी, उसकी और रिक्वायरमेंट है। अगर हम यहाँ पर करें 6 फुट का मतलब है 72 फिट, बल्कि 75 कर लेते हैं। 6 फुट 3 इंच 75। आप देखें ये 60 वाला नॉट एलिजिबल हो गया। अगर मैं हाइट दोबारा कम कर दूं तो फिर आपके पास ये एलिजिबल हो जाएगा। वेट वही है तो हम दोबारा इसको 75 करते हैं। अब इसका वेट कहाँ तक, इसका वेट 80 भी चला जाएगा तो ये एलिजिबल ही रहेगा। इसका वेट 90 भी चला जाएगा ये एलिजिबल ही रहेगा। इसका वेट 92 चला जाएगा तो ये फिर इसका मतलब तो हाइट और दोनों को मिला के ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक हो रहा होता है। ये डिटेल में आपको समझाने में सकता है। ये तरीका है। जो लोग गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बलूचिस्तान, अगर उनके 55% नंबर भी हैं इंटर के अंदर तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज थी। दूसरा, दिस इज अवर टेस्टिंग पोर्टल। यहाँ पर तमाम टेस्ट आप लाइव देते हो। लाइव टेस्ट का मतलब क्या है कि सब लोग इकट्ठे बच्चे लॉग इन होते हैं 9 बजे जब भी टाइम होता है, और पूरे पाकिस्तान से एक टाइम पे सब बच्चे उसी टाइम टेस्ट दे रहे होते हैं। ये जिस तरह इंटरनेट के ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे ये वो टेस्ट नहीं है। ये एग्जैक्ट 90 क्वेश्चन 30 मिनट्स और तमाम पास पेपर से ही लिए गए क्वेश्चन होते हैं या खुद से बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट ऑफिशियल आईएसएसबी एकेडमी, इसके ऊपर आप सारी डिटेल डिफरेंट आर्टिकल्स, ये यहाँ पर आप जाएंगे तो पीएमए के बारे में लिखी हुई ये सारी चीजें, ये सारा जो मैं आपको बातें बता रहा था ये आपको इस लिंक में, पीएमए के लिंक में सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखें एज रिलैक्सेशन है कितनी है, उसके बाद ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल सकती है। बीएमआई भी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। ये रहा बीएमआई कैलकुलेटर, यहाँ पर जाएं और अपनी सारी हाइट वगैरह डालें इस जगह पे, वो आपको आपका बीएमआई कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये वेबसाइट विजिट कीजिएगा, इसके ऊपर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। ऑनलाइन इस वक्त आप सब लोग ऑनलाइन है। यूजेज अब मुझे कम से कम बताने की जरूरत नहीं है। 2017 में जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया आईसीएसई की क्लासेस और इनिशियल क्लासेस, तो 3-4 महीने में बच्चे को समझ आता था। वो मानता था कि अच्छा ठीक है सर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले हम स्काइप पे लेते थे क्लासेस, तो फिर ऐसा ऐसा जूम पे मैं 2018 के शुरू में शिफ्ट हुआ था। 18 अगस्त में जूम हमने इंस्टॉल करना शुरू किया था। तो फिर थोड़े थोड़े बच्चे आना शुरू हुए। लेकिन इस पेंडेमिक की मेहरबानी कि अब सबको समझ आ गया कि क्या बेनिफिट्स हैं, नुकसानात भी हैं लेकिन बेनिफिट्स भी बहुत हैं। आपके केस में जो इस्लामाबाद रावलपिंडी लाहौर कराची में नहीं रहते उनके लिए दिस इज द वंडरफुल थिंग। मतलब आप किसी दूसरे शहर में जाएं, वहां जाके हॉस्टल की फीस दें, 1.5 महीना घर से दूर रहें, एकेडमी की 20-20 हज़ार फीस दें, उसके बाद वहां बैठ के भी आप पेपर पे तैयारी कर रहे होते हैं। जैसी तैयारी होती है मुझे आप कभी कंपेयर कर लीजिएगा, इट इज ओपन चैलेंज। मेरी इनिशियल की तैयारी को और किस पाकिस्तान में किसी भी एकेडमी को मैं किसी को भी चैलेंज करने को तैयार हूँ। अगर आप ये प्रूव कर दें कि नहीं सर आपकी इनिशियल की तैयारी से बेहतरीन इस एकेडमी की इनिशियल की तैयारी है, तो मैं अपनी एकेडमी क्लोज कर दूंगा। दिस इज माई चैलेंज टू एवरीवन। द रीजन क्या है इसका मैं आपको बता देता हूँ।
इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन को सब लोग बहुत इजी लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे, मेरा भी वो एक्सपीरियंस है, मैं आगे जाकर आपसे शेयर करता हूँ। आई एम आल्सो फ्रॉम समहाउ फ्रॉम फोर्सेस बैकग्राउंड, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, वो आपको दिखाता हूँ। तो एक्सपर्टीज जो है आपको बेसिक मेंटल मैथ पढ़ाने की, आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने की, आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी कराने की, ये आपको किसी भी एकेडमी में नहीं मिलेंगी। ये आप जाके चेक कर लें, आप मुझे बताएंगे नहीं सर हमने वो टीचर देखे हैं वो इनिशियल की तैयारी बहुत जबरदस्त करते हैं। मैं बाकियों की बात देख सकता हूँ, लेकिन इनिशियल केस में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द बेस्ट इन पाकिस्तान। आप किसी भी एकेडमी में जाके कंपेयर करें, मुझे बताएं, तो मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। टाइम बड़ा मजेदार काम है, घर में बैठे हुए टाइम नहीं हो रहा, आपने वैन पे बैठ के नहीं जाना, आपने कहीं सफर नहीं करना, टाइम के केस में ऑनलाइन इज द बेस्ट। मनी बहुत कम फीस के अंदर आप वो बेनिफिट ले सकते हो जो आप हाई कॉस्ट में पहले लेते थे। लोकेशन मैटर नहीं करती, एक्सेस टू इंस्ट्रक्टर, व्हाट्सएप 24/7, जब भी आप पढ़ रहे हैं आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, उसमें होती है। नेटवर्किंग, बहुत तरह के स्टूडेंट्स, जब मैं रावलपिंडी में मेरी अपनी एकेडमी थी, मैंने 3 साल अपनी एकेडमी रन की है ISSB की। मेरे एक साथ कर्नल साहब थे, मेरे टीचर भी थे, और हम इकट्ठे एकेडमी चलाते थे। फिर मेरी पोस्टिंग होगी कामरा पे एयरफोर्स के प्रोजेक्ट पे, तो फिर मैंने ये ऑनलाइन शुरू कर दिया और मैंने वो फिजिकल सेटअप छोड़ दिया। तो हम जब रावलपिंडी में पढ़ाते थे तो कभी कभार कुछ बच्चे सिंध से भी आते थे, उसके अलावा कोयटा से भी आते थे। लेकिन इस वक्त अगर आप मेरे क्लास में देखें तो कोयटा के और सिंध के ज्यादा बच्चे हैं और पंजाब के मेरे पास कम है। तो बहुत तरह के बच्चे डिफरेंट सूबों से, डिफरेंट जगहों से, बल्कि 2 बच्चे में कतर से पढ़ रहे हैं जो इस दफा आएंगे PMA का टेस्ट देने। कतर से 2 बच्चे, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रहा है। तो ये डायमेंशन भी आपकी खत्म हुई। लर्निंग आउटकम्स वेरी 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 गुड। मतलब आपकी प्रैक्टिस उस टेस्ट पोर्टल के ऊपर हो रही है जिसपे आपने जाके सिलेक्शन सेंटर वाले दिन बैठना है। पाकिस्तान में कोई एकेडमी आपको अपनी एकेडमी में कंप्यूटर के ऊपर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं बिठाएगी जो सॉफ्टवेयर एक्चुअल तो नहीं है कि उस जैसा हमने बनाने की कोशिश की है जैसा सिलेक्शन सेंटर में यूज होता है। तो आपकी प्रैक्टिस ही एक्चुअल टेस्ट पोर्टल के ऊपर हो रही है, इससे बेहतरीन आपको क्या चीज चाहिए। और अगर आप नोट्स और एकेडमियों में पेपर के ऊपर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और एग्जाम वाले दिन आपने कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा, तो इसकी लॉजिक मुझे कम से कम समझ नहीं आती। जो टेस्ट आपने कंप्यूटर पे देना है उसकी प्रैक्टिस भी आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे करें। तो ये आउटकम है जी। माय नेम इज शाहिद राना। मेरा अपना थोड़ा सा प्रोफाइल आपको बता दूं। लास्ट 10 ईयर्स, अब ये 2021 में 11 हो गया सर। मैंने जो अपनी सर्विस स्टार्ट की वो 2010 से पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जहाँ पर सीनियर मिलिट्री साइकोलॉजी के साथ 3 साल मैंने सर्व किया। वहाँ पर हमने पूरे पंजाब से ISSB की ही लाइंस पे 10,000 बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट की, जो पंजाब के और सिंध के, बलूचिस्तान के हाई अचीवर्स बच्चे थे जो ज़्यादा मार्क्स लेते थे। उनके ऊपर हमने ISSB की पूरी साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम कंडक्ट किया करते थे। आर्मी के सीनियर साइकोलॉजी, रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ थे, जहाँ से मुझे फील्ड में एंटर होने का मौका मिला। तो उस वक्त से मैंने जो है अपना इनिशियल टेस्ट की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। उसके बाद रावलपिंडी में मैंने अपनी एकेडमी खुद रन भी की। वहाँ मैंने इनिशियल और साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो है ISSB की वो भी स्टूडेंट की कंडक्ट करवाई। आई एम आल्सो अ सर्टिफाइड साइकोमेट्रिक टेस्ट टेकर। सर्व्ड एज असिस्टेंट। उसके बाद मैं कामरा चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह आई सर्व्ड असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एट GF17 थंडर प्रोजेक्ट। तो जब ये सब कुछ हुआ तो मैं इस प्रोजेक्ट पे ही था जब ये फरवरी का इवेंट हुआ। तो जो इंटरनेशनल इस का जो प्रोजेक्ट हम दूसरे मुल्कों को जो अपनी ये जहाज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेच चुके हैं, तो मैं उस प्रोजेक्ट पे था। 3 साल मैंने वहाँ सर्व किया, लेकिन साथ साथ ये एकेडमी का प्रोजेक्ट चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना ग्रो कर गया, मेरा पैशन भी था और शौक भी था, तो एक काम अच्छा आता था। एंड देन आई डिसाइडेड इन 2019 कि नहीं, अब सिर्फ पढ़ाना है और सिर्फ पढ़ाना है। आई रिजाइंड एंड 100% आई एम टीचिंग। ये ISSB भी है, इनिशियल भी है, और इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं। मेंटल मैथ की स्पेशलिटी है मेरी, उसके ऊपर कोर्सेज हैं, और कुछ और भी है। वी आर द ओनली अकेडमी इन पाकिस्तान। लाइव टेस्ट हमारे अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं लेता। लाइव टेस्ट हमारे अलावा पाकिस्तान में कोई कंडक्ट नहीं करता। बच्चे सब एक टाइम पे ऑनलाइन होते हैं, आईडीज मिलती हैं, टेस्ट शुरू होता है, मैं देख रहा होता हूँ कौन सा बच्चा किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा रहा है, किस पे कम लगा रहा है, किसने कितनी देर में परफॉर्म किया है। सारी की सारी चीजें आपकी रियल टाइम में ये चेक हो रही होती। क्वेश्चन बैंक जो हमारा है सिस्टम का, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन हैं। 147 में सुबह टेस्ट होता था सिलेक्शन सेंटर पे, शाम को वही सवालात, क्योंकि बच्चे तो आगे बताते ना ये सवाल आया था, उसका उन सवाल को नरेट करते थे, उनके ऑप्शन बनाते थे। शाम को मेरी एकेडमी के बच्चे वो टेस्ट जो सुबह सिलेक्शन सेंटर में आया है, रात को बैठे हुए हमारे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते थे। तो दिस इज द रीजन के रिजल्ट हमारा इम्प्रूव है। दिस इज द रीजन कि मैं कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट
ट्रेनर ऑफ इनिशियल टेस्ट, क्योंकि हम साथ साथ टूल्स भी यूज कर रहे हैं। देखिए सिर्फ पढ़ा लेना ये जरूरी नहीं होता, आपने पूरा इन्वायरमेंट देना होता है स्टूडेंट्स को सक्सेस श्योर करने के लिए। क्लासेस लाइव होती हैं, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस के हक में नहीं हूँ, लाइव होती हैं, लेकिन अगर आप किसी वजह से क्लास नहीं ले सके, तमाम क्लासेस रिकॉर्ड होती जरूर हैं, अगर आपकी मिस हो जाए तो वो आपको मिल जाती हैं। आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो तो भी आपको रिकॉर्ड क्लासेस मिल जाती हैं यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूब पर पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट लिंक जो है वो आपके साथ शेयर हो जाता है। उसके बाद जी कॉन्सेप्ट 100% जो हमारी जो पूरा स्टडी मॉडल मैंने बनाया हुआ है वो कॉन्सेप्ट पे है। बच्चे तंग आ जाते हैं, सर जी इतना मुश्किल सवाल, तो मैं को कहता हूँ जी बिल्कुल बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन बेफिक्र रहो, ये मुश्किल सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन सीखने के लिए मुश्किल सवाल से ही शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आसानी की तरफ आएंगे। एक स्नेक गेम हुआ करती थी मोबाइल में, तो हमारे टीचर कहते थे कि पहले 9th लेवल खेला करो मुश्किल वाला, और उसके बाद 1 से शुरू किया करो, तुम बड़े आराम से 1 2 3 4 लेवल पास कर जाओगे। तो यही मेरा नजरिया है, मैं पहले आपको मुश्किल सवाल कराऊंगा, उसके बाद फिर आराम से आसान 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 आपको प्रिपेयर किया जाएगा। ये जी वो था। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अदनान हबीब, अदनान हबीब आपका माइक ऑन है। सर बेसिकली मेरे 4 क्वेश्चन है आपसे। सर एक ये है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में हमने ट्राई किया, तो सर जब हम इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म फिल करते हैं तो सर क्या ये हमारा एक चांस कंसिडर होता है? क्वेश्चन ये। दूसरा ये सर कि इनिशियल हम कितनी बार दे सकते हैं? मतलब एक बंदा एक दफा फेल करता है और एक दफा मतलब है वो इनिशियल इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड होता है, तो मतलब ये चांस नहीं हुआ। दूसरा सर ये आप जो क्लासेस लेते हैं तो सर इसका टाइम टेबल, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बाकी स्टूडेंट भी होते हैं, तो टाइम टेबल किस तरह है और फीस किस तरह है सर? एंड जी चौथा सवाल ये फीस के बारे में है सर, और ये टाइम टेबल के बारे में है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। थैंक यू। ठीक है जी पहली बात चांस की बात है। देखें चांस के केस में एयरफोर्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है बड़ा क्लियर कि 3 चांसेस। नेवी के केस में भी है, आर्मी ने कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली आर्मी के केस में भी 3 चांसेस काउंट होते हैं। इस चांसेस को काउंट करने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका है। आपकी डिग्री के पीछे स्टैंप लगी हुई है, आपकी डिग्री के पीछे ठप्पा लगा हुआ है, तो ये चांस काउंट हो जाएगा। सिलेक्शन सेंटर पे बैठा हुआ ऑफिसर आपकी डिग्री देखता है, वो लैपटॉप पे चेक नहीं करता कि आपने टेस्ट दिए थे पहले कि नहीं दिए थे, वो आपकी डिग्री देखता है। एक बच्चा ऐसा भी है जो मैंने देखा, जो एयरफोर्स में चौथी दफा देकर आया, क्योंकि 1 टाइम उसकी डिग्री के ऊपर बैक साइड पे स्टैंप नहीं लगी थी, तो वो चौथी दफा जाके भी दे आया, क्योंकि लैपटॉप में कोई चेक नहीं कर रहा होता। वहां पर आपका ये क्राइटेरिया है। तो अगर आप इंटरव्यू तक गए हैं लेकिन आपकी डिग्री के ऊपर स्टैंप लग गई है, तो आपका इनिशियल का चांस काउंट हो जाता है। नंबर 1 ये। दूसरी चीज, रिपीटर का जो टैग है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो रिपीटर का मतलब ये होता है कि आप ISSB से नॉट रिकमेंडेड है, तो आप रिपीटर कहलाते हैं। अगर आप ISB में गए ही नहीं, इनिशियल टेस्ट दिया फेल हो गए, तो आप रिपीटर नहीं है, यू आर अ फ्रेश। रिपीटर आप जब होते हैं जब आप ISB में जाएं और नॉट रिकमेंड हो जाएं, तो आप रिपीटर की क्लास में आ जाते हैं। तो ISB की तो खैर 2 चांस हैं, उसमें आप तीसरी दफा नहीं जा सकते इंटर की बेस पे। और जो आपका इनिशियल टेस्ट है, इनिशियल टेस्ट जो है उसके 3 चांस अपने माइंड में रखें। इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल कर रहे होते हैं। अगर तो आपने 2 दफा टेस्ट दे चुके हैं, अगर तो आप 3 दफा टेस्ट दे चुके हैं, तो आप ये सवाल जरूर करें। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं, तो मैं हैरान हूं कि आप फेलियर को फोकस कर रहे हैं। अच्छा मैं 2 दफा फेल हो जाऊंगा, मैं तीसरी दफा पास करूंगा। सॉरी, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। इफ यू आर अ फ्रेश कैंडिडेट, तो आपको फिक्र ही नहीं होनी चाहिए कि 6 अटेम्प्ट हैं 2 अटेम्प्ट हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसी अटेम्प्ट में टेस्ट पास करना है और ICT में जाना है, खत्म होगी बात। आपने ये काउंट नहीं करना कितनी अटेम्प्ट होती है, कितनी टाइम। दिस इज यूजलेस डिस्कशन फॉर दोज जो फ्रेश हैं। यस, अगर आपके 2 चांसेस हो गए हैं, आपके 3 चांसेस हो गए हैं, अब अगर आप परेशान हो तो अब आप इसके बारे में जरूर सवाल करो। लेकिन अगर आप फ्रेश हो तो ये सवाल आपसे रिलेटेड नहीं है। क्लासेस जो हैं हमारी डेली 5:30 बजे जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं 40 to 45 मिनट की। ये क्लासेस अभी 5:30 चल रही हैं, अभी PM में करीब करीब आ रहा है जैसे जैसे, तो शायद हमारी क्लासेस 2 सेशन में डिवाइड हो जाए, स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो। और इसमें इस वक्त मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। जिस वक्त कोई भी कोर्स अनाउंस हो जाता है, अनाउंस मतलब कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी क्लासेस हो जाती हैं 6 डेज अ वीक। अप्रैल से 6 डेज अ वीक हो जाएंगी। और जिस वक्त बच्चे टेस्ट देना शुरू कर देंगे, उस वक्त दिन में 4 क्लासेस भी हो जाती है, दिन में 5 क्लासेस भी हो जाती हैं। एक स्टूडेंट आता है, सर मुझे ये टॉपिक मसला कर रहे हैं, आ जाओ ऑनलाइन आओ। जब एक स्टूडेंट ऑनलाइन ले रहा है तो फिर सब स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाते हैं। तो क्लासेस इतनी होती हैं कि बच्चे क्लासेस ले लेके तंग आ जाते हैं।
मैं क्लासेस कंडक्ट करने से मैं नहीं घबराता, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं सर बस करें, तो मैं कहता हूँ चॉइस है, लेनी है ले लो, नहीं तो ना लो। तो रिवीजन का बहुत ज्यादा मौका आपको इन क्लासेस में मिलेगा। जी फीस के बारे में आपको बताता हूँ इन पे। जी और कौन है हमारे साथ? अन्नू साकी, चलिए ये अन्नू साकी, ANOOSAQI। आपका माइक ऑन है, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज, योर माइक इज ऑन। चलिए उन्होंने अपना माइक ऑन नहीं किया। आतिफ नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर अनवर हुसैन गिलगित बल्तिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी अनवर। सर मेरा सवाल ये, सर मैं 2 दफ़ा इनिशियल में अपेयर हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस मुझे सारे आते थे, बेड लक हुआ मेरा, तो मैं रह गया इनिशियल में ही। अभी तीसरा अटेम्प्ट मैं करने जा रहा हूँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? बस अगर आप तीसरी अटेम्प्ट, तो आपको तो डू एंड डाई है, तैयारी करें और जबरदस्त तैयारी करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं आप। सर पिछले दफ़ा मैंने लाहौर में दिया था, तो मेरा गलती से स्किप हो गया था एकेडमिक। मैं करते जा रहा था, मैंने ऑप्शंस को मतलब जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे वो उसको मैंने बॉक्स पे स्किप करते गया, आखिर में पूरा पेपर ही स्किप हो गया गलती से मुझसे। ये देखें ना, छोटी मोटी ये इश्यूज अक्सर आते हैं। दूसरी ये इस वजह से भी आते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैंने खुद देखे हैं, कुछ बच्चे हमारे पास रावलपिंडी में आए, तो मैंने जब रावलपिंडी में एकेडमी चाहा तो मैंने वहां भी अपने पीसी पे ही प्रैक्टिस कराता था। इनिशियल टेस्ट की प्रैक्टिस मैंने कभी पेज पे नहीं कराई। तो बहुत से बच्चों को सिस्टम यूज नहीं करना आता था, कंप्यूटर यूज नहीं करना आता था, माउस को पकड़ कर डरते थे कि कहाँ क्लिक हो जाए, कहाँ ना क्लिक हो जाए। तो इसलिए ये भी सर थोड़ी सी एग्जैक्टली यही मसला है हाँ, मेरे साथ। लेकिन ये देखे ना, आपने तैयारी बहुत अच्छी की लेकिन उस दिन सिस्टम यूज नहीं कर सके, तो आप बिल्कुल रह सर। गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एग्जाम देने जाएं और आपको पेन का ढक्कन खोलना ना आए, पेन इस्तेमाल करना ना आए, एक्स्ट्रा शीट ना मांगनी आए और शीट को पलटना ना आए, तो फिर क्या होगा आपका हाल। तो इसी तरह अगर आपने प्रैक्टिस किताब के ऊपर की हुई है बैठ के, पोर्टल पे कभी प्रैक्टिस की नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका चांस जो है फेलियर बढ़ सकता है। चलिए जी थैंक यू। आप तैयारी करना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी आतिफ नवीद आपका माइक ऑन है, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना पीएम में 147 में दिया था, 147 में दिया था इनिशियल टेस्ट। बस वो सर मेरे से मिस्टेक ये होगी कि मैंने तैयारी वगैरह नहीं की थी इनिशियल की, ठीक है। तो इतनी खास नहीं की थी, बस वो फेल हो गया 147। ओके। तो सर मैं अब ये सोच रहा था कि मैं अभी ना करूँ 148 149 में ना करूँ, मतलब 1 साल डेढ़ मतलब रुक जाऊं, काफी अच्छी तैयारी कर लूं, क्योंकि सर मेरी एज भी अभी काफी बड़ी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था, क्या जी आप क्या मशवरा देते हैं, क्या आइडिया देते हैं? ठीक। जी ये देखें, ये आपकी सेल्फ प्लानिंग हो सकती है, लेकिन फॉर इनिशियल टेस्ट मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1 साल, मैक्सिमम आपके पास 2 महीने हो तो आप 100% एक्यूरेट तैयारी कर सकते हैं इसकी। इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपकी एज है तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, ना कि आप जाया कर रहे हैं ना, 1.5 साल बाद आप 1.5 साल जाया कर चुके होंगे इन विद रेफरेंस टू दिस टेस्ट। यस अगर आपने CSS की तैयारी करनी हो, आपने ऐसे टेस्ट की कोई और PhD के किसी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, एंट्री टेस्ट की किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए करना चाह रहे हैं, उनकी टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल, एक्सपोजर लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें आपको चाहिए होता है। CSS में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लोग जो है 3-3 साल 4-4 साल की प्लानिंग करके तैयारी शुरू करते हैं, FSC के बाद ही वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि ग्रेजुएशन के बाद वो अप्लाई कर सकें। तो ये ऐसा टेस्ट नहीं है। इनिशियल टेस्ट तो क्या है, इनिशियल टेस्ट 100% वो टेस्ट है जो आज तक आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं आता, एक चीज भी नई नहीं आएगी, वही आएगी जो आप ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ। एक जो क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करने के जो मेथड है वो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन, एकेडमिक, सब चीजें। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल जो भी अपकमिंग बैच है उसमें आप अप्लाई करें और कोशिश करें कि आप इसी के थ्रू गो थ्रू कर सकें। चलें जी, जुनेद गफ्फार आपका माइक ऑन है। जुनेद गफ्फार। जुनेद गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि आपकी एकेडमी का सक्सेस रेट क्या है, मतलब अगर हम 10 में से करें तो कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं? ठीक है मैं बता देता हूँ। ये जुनेद गफ्फार, आप रेगुलर वाले जुनेद गफ्फार तो नहीं हो या नए स्टूडेंट हो? क्योंकि मेरा एक रेगुलर स्टूडेंट भी है। चले माइक आपका ऑफ हो गया जी। देखिए सक्सेस रेट मैंने आपको बताया इनिशियल के बारे में, आई कैन कंफर्म, आप देख सकते हैं हिस्ट्री है मेरे पास, इनिशियल की सक्सेस रेट का मसला कोई नहीं, मेरा आराम से 96-94% कोई मसला ही नहीं है।
आईएसएसबी पे आ जाए। आईएसएसबी में टू बी वेरी ट्रू, मेरा पर्सनल जो मैंने आईएसएसबी के बच्चे पढ़ाए हैं, रिजल्ट इज 24%। मैं हरगिज झूठ नहीं बोलूंगा, बल्कि शायद 24 भी ना हो। ये पिछले 3 बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं मेरे पढ़ाए हुए। 7 थे, 7 में से 2 गए नहीं और एक बाकी भी कुछ का रहता है। तो ये मार्च फरवरी की बात कर रहा हूँ। टोटल तकरीबन 19 स्टूडेंट और 22, तो 22 में से सिर्फ 2। दिस इज सक्सेस रेट ऑफ आईएसएसबी। और ये सब एकेडमीज का ही ऐसा ही है। अगर कोई कहे कि 50% हमारा रेट है, 40% रेट है, सॉरी मैं तो बिलीव नहीं करता। आईएसएसबी के अंदर बहुत डिफरेंट डायमेंशन है। आज सुबह एक कॉल आई मुझे कोयटा से, उन्होंने मुझे कहा कि सर अगर मैं पास ना हुआ तो आप मुझे फीस वापस कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा जी पास होने की बात नहीं है, पेपर की रात, सुबह पेपर है, रात को मुझे कॉल करना, और अगर आपको लगे कि मैंने आपको पढ़ाया सही नहीं है, तैयारी सही नहीं कराई, तो पेपर से पहले ही फीस वापस ले लेना। तो इस केस में, दोनों केसेस में सक्सेस रेट देखें, जो श्योर सक्सेस रेट है मैं वहां पे कॉन्फिडेंट हूँ, दिस इज अबव 90%। आईएसएसबी, दैट इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड द परफॉर्मेंस एट द डे ऑफ आईएसएसबी। वहां पर आपने बड़ी और तरह से परफॉर्म करना होता है, और वहां का मेरिट और बड़ी चीजें और बड़ी मैटर करती हैं। तो वहां का रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ का रिजल्ट भी आपको बता दिया कि ये मेरे नंबर्स हैं। इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं कह रहा, मैंने आपको बिल्कुल सच बताया। 19 में से 2 बच्चे, और एक बच्चा जो था उसने मुझसे सिर्फ गाइडेंस ली थी, तैयारी उसने मुझसे कम ही की थी। तो 19 में से एक बच्चा, ये सच है। आईएसएसबी के बारे में, इनिशियल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अबव देन 90%। चलें जी, और कोई सवाल है तो अलियास खटक जी। अलियास खटक आपका माइक ऑन है। अलियास खटक आपका माइक ऑन है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि अदनान हबीब ने पूछा है सर, कि मतलब इनिशियल इंटरव्यू का जब फॉर्म फिल करते हो तो उधर आता है कि आपने पहले कमीशन में अपीयर हुए तो नहीं, तो क्या हमें ये लिखना चाहिए मतलब ये आर्मी मेडिकल कॉलेज वाला मतलब ये कमीशन में आता या नहीं? सर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, वो मैं पूछ रहा था सर, अभी मुझसे भूल गया। हाँ, डीएमसी सर, एक बंदा है वो मैट्रिक के बाद मतलब वो उधर स्टेम जो है हमारे उसने उस पे लगाए हैं मैट्रिक की डीएमसी पे। तो मैट्रिक के बाद मैंने इम्प्रूवमेंट की थी, तो मेरे पास इम्प्रूवमेंट के पहले मार्क्स का डीएमजी भी है और सर्टिफिकेट भी है, और इम्प्रूवमेंट के बाद का मार्क्स का डीएमसी भी है और सर्टिफिकेट भी है। मतलब मैं मेरे पास और यूनिवर्सिटी वगैरह पे मैं दोनों पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या मैं अभी इस मर्तबा पुरानी डीएमसी पे अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब जिसमें मार्क्स मेरे कम थे और दूसरे में मार्क्स मेरे ज्यादा है? सर ये पूछना था जी। पहली चीज तो देखें जी, आप अगर अपीयर हुए हैं तो झूठ झूठ मत बोलिएगा। आईएसएसबी का भी एक ही रूल है पास करने का, आपने झूठ नहीं बोलना होता, आपने अपनी पर्सनैलिटी सच बतानी होती है। एंड सेम केस इस केस में भी, अगर आपका ठप्पा नहीं भी लगा हुआ, मैंने आपको एग्जांपल तो दी है, आप उसको बाईपास तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपीयर हुए हुए हैं और आप समझते हैं कि आप उनसे ज्यादा सियाने हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपने ये कर लिया, आपने अपनी नई मार्कशीट पे जाके अपीयर भी हो गए, वो स्टैंप नहीं लगी हुई थी, जो फिजिकल चेकअप होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, उस पर आप पास हो गए, कल को आप आगे गए और वहां जाके कहीं चेकअप हो गया, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड तो आपका है ना, आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन रिकॉर्ड तो है। और आईएसएसबी और मेरिट के बाद फाइनल एंट्री से पहले आपकी कंप्लीट स्क्रूटनी होती है, आपके आईडी कार्ड की बेस पे आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ। दिस इज आर्मी, दिस इज एयरफोर्स, दिस इज नेवी, ये कोई आम इदारा नहीं है। तो वो ये भी पता कर लेते हैं कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ था। तो इसलिए सच बोलें, अगर आपके चांस खत्म हो गए हैं तो एक्स्ट्रा चांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो शायद आप गो थ्रू कर जाएंगे, लेकिन आगे जाके आप इसमें स्टक हो सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल मोहम्मद आशिर। मोहम्मद आशिर आपका माइक ऑन है। मोहम्मद आशिर, योर माइक इज ऑन। चलिए जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन था कि मैंने पहले किया हुआ टीसीसी में अप्लाई और पीएमए लॉन्ग कोर्स में 146 में। ठीक है। तो मैं आईएसएस भी देने का टीसीसी का, सर मैं अब 148 में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो जब उस पर रिपीटर लिखते हैं ऊपर, तो वहाँ वन पीएमए का लिखूँ या टीसीसी का लिखूँ ऊपर रिपीटर में? और सर ये बता दें कि इनिशियल टेस्ट दोबारा होगा, एक दफा दिया हुआ? अब अच्छा मुझे बताइएगा, आप इस वक्त पीएमए 148 में आपने पहले पीएमए दिया? हाँ जी सर, 146 में दिया था इनिशियल। हाँ, तो आप रिपीटर ही काउंट हो। आपने आईएसबी में अपीयर हुए? 146 के नहीं हुआ, मैं टीसीसी में हुआ था सर, आईएसएसबी में। आईएसबी में अपीयर हुए ना, तो आईएसबी में अपीयर हो तो यू आर अ रिपीटर। सर इसका इनिशियल देना पड़ेगा दोबारा पीएमए का? हाँ जी। आपने पीएमए 146 पास किया हुआ है ना? हाँ जी सर। तो नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा।
सर अगर वो उसका जो मार्क्स है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि वही जो रिजल्ट था वही रहेगा? नहीं तो आपके पहले कितने परसेंट मार्क्स थे? ये तो नहीं, उधर तो नहीं पता ना कि आई इनिशियल में कितने परसेंट मार्क्स, हमें तो नहीं पता होगा नहीं सर। नहीं, उन मार्क्स की बात नहीं कर, तो नहीं वो नहीं हो सकता। वो अगर आप पास हो गए तो पास हो गए, उसको फिर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। चल ठीक, ये पूछना सर। थैंक यू जी। हमारे पास नेक्स्ट हैंड रेज है बाय सईद रहमान। जी सईद रहमान, आपका माइक ऑन है। सईद रहमान जी। और कौन है जी? अहमद जाहिद, दानिश। दानिश आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे को एकेडमिक के बारे में सवाल था, मतलब कि नॉन मैं कुछ क्वेश्चन तो सर मेरे लिए भी सारे कुछ बात। जी सॉरी दानिश, आपकी ना आवाज ब्रेक हो गई है। मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूँ, तो किसी का कोई सवाल है तो वो टाइप करके भी पूछ सकता है। मैंने चैटिंग ऑन कर दी है, आप वहां पर टाइप करके पूछ सकते हैं। सोहनी धरती, आपका माइक ऑन है। सोहनी धरती, योर माइक इज ऑन। सोहनी धरती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम उस्मान है, मैं काम गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मेरे ना इंटरमीडिएट में मार्क्स 60% नहीं है, तो अब मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन की क्या अप्लाई का क्या तरीकाकार होता है, उसमें कितने मार्क्स परसेंटेज चाहिए और एज की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ग्रेजुएशन के बाद? जी आपके इंटर में कितने परसेंट नंबर हैं? इंटर में सर 47% है। नहीं, आप इंटर में आपके 50% नंबर हों और ग्रेजुएशन में 60% नंबर हों तो यू कैन अप्लाई। अगर आपके 50% से कम नंबर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी बेस पे। अब सारे ग्रेजुएशन के बाद नहीं अप्लाई कर सकते? मैं ग्रेजुएशन नहीं का स्टूडेंट हूँ, नहीं, 4th ईयर का। आपके एफएससी में 50 से कम है तो 50 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर में आपके जो एग्जाम नंबर हैं वो 50% होने चाहिए। तो सारे आर्ट्स में कितने, आर्ट्स ग्रुप में कितने होने चाहिए? आर्ट्स ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक सर, थैंक यू। चलो थैंक चलो जी। उस्मान थे, मेरा ख्याल है कामों की बोलने लगे थे, बोला नहीं, फिर गुजरांवाला कामों की जीटी रोड पे बड़ा जबरदस्त शहर है जी। जी उसके बाद सर टेक्निकल के इनिशियल जी, जो इनिशियल टेस्ट है वो सेम वैसा ही होता है। सॉरी, इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल सेम वैसे ही होते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दूसरा आपका एकेडमिक जो है उसके अंदर आपकी फील्ड से रिलेटेड जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ आपका एंट्री टेस्ट आएगा एकेडमिक में 50 क्वेश्चन। और कंप्यूटर साइंस में किया तो कंप्यूटर साइंस फिजिक्स और मैथ के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। सर मुस्लिम से भी, सर नॉन मुस्लिम से भी एकेडमिक में इस्लामिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं जी, नहीं जी, उनसे सिविक के क्वेश्चन आते हैं, सिविक सेंस के और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नॉन मुस्लिम के। सर वुमेन सीट्स कब आएंगी पीएफ? जी इस दफा तो ये मेल का आया था, होपफुली सितंबर इज द मंथ, या सितंबर या फिर नेक्स्ट ईयर। ये बैच तो मेल्स का गया है और नेक्स्ट बैच जो है वो फीमेल्स का होगा इंशाल्लाह। सर वुमेन सीट कब आएंगी? ठीक है, ये भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपके नोट्स मिलते हैं? जी मेरे नोट्स नहीं होते, ऑनलाइन क्लासेस ओनली विद टेस्टिंग पोर्टल। आप तैयारी कर सकते हैं। नोट्स की मुझे समझ नहीं आती, मेरे माइंड में कुछ चीजें स्टक हो जाती तो नोट्स की मुझे समझ नहीं आती। क्यों नोट्स? आप पहले समझो तो सही। प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको अगर सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो वो आप टेस्ट पोर्टल पर बैठ के टेस्ट दे दो बस। तो नोट्स नहीं मिलते जी बिल्कुल भी हमारे। सर अगर सोल्जर में अप्लाई करके उसके बाद कुछ अरसे बाद पीएमए के लिए अप्लाई करें, उसका क्या प्रोसीजर है? जी कुछ भी प्रोसीजर नहीं है, पहले अगर सोल्जर भर्ती हो जाए और जब पीएमए आए तो फिर आप पीएमए में अप्लाई करें और फिर वहां से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, अगर आप सोल्जर से ऑफिसर, नॉन ऑफिसर ग्रेड से ऑफिसर ग्रेड में आना बहुत मुश्किल काम है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। सर हाउ मेनी टोटल इनिशियल टेस्ट इन आर्मी? हाउ मेनी टोटल चांस इन इनिशियल टेस्ट ऑफ नेवी? टोटल चांस इन इनिशियल टेस्ट ऑफ पीएफ एंड देन टोटल चांस? जी पीएफ में 2 चांस हैं, नेवी में भी 2 चांस समझ लें, आर्मी में 3-4 हो जाते हैं। लेकिन आप फिर मैंने बताया कि चांसेस के चक्कर में ना पड़े अगर आप फ्रेश हैं। बाकी मैं आपको उसके लिए अभी एक वेबसाइट दिखाता हूँ, वो देख लीजिएगा। एथिक्स के क्वेश्चन, एथिक्स नहीं सिविक और एथिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस्लामिया से रिलेटेड जिनका नॉन मुस्लिम कैटेगरी में आता है। सर इनिशियल से कितने टाइम बाद आईएसबी होता है? तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद आपका आईएसबी हो जाता है। सर मुझे अनम्यूट करें। कुर्बान अली, कुर्बान अली, कुर्बान अली, कुर्बान अली।
किधर गए जी? कुर्बान अली जी, कुर्बान अली आप जी आपका माइक ऑन है कुर्बान योर माइक इज ऑन, प्लीज यू कैन स्पीक। चलिए जी, कुर्बान ने माइक ऑफ कर दिया। सर इनिशियल टेस्ट के चांस आर्मी नेवी एयरफोर्स, चले जी। क्लासेस कब से स्टार्ट है जी? क्लासेस स्टार्ट है, क्लासेस तो पिछले 3 साल से स्टार्ट है। ये रोटेटरी क्लासेस होती हैं, जिस दिन फीस जमा कराएंगे अगले दिन से आप रेगुलर क्लासेस में ऐड हो जाते हैं। टॉपिक रोटेटरी चलते रहते हैं, आप महीने 1.5 महीने के अंदर टॉपिक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपने आज टॉपिक ब्लड रिलेशन का पढ़ना है तो पिछले टॉपिक आपको पढ़े होने, हर टॉपिक मुख्तलिफ है इंटेलिजेंस टेस्ट में। सर मैंने इनिशियल के लिए तैयारी नहीं की और जब अब टाइम भी नहीं है सर, मैं अब अप्लाई करूं या नहीं? टाइम ही टाइम है, अभी तो टेक्निकल कैडेट कोर्स के महीने बाद टेस्ट शुरू होने हैं, मतलब 26 से शुरू हो रहे हैं। जिन्होंने लेट अप्लाई किया था उनका भी मई के शुरू में, अप्रैल के एंड में आएगा। और पीएमए के टेस्ट तो जाके शुरू होंगे मई के मिड में। तो पूरे 2 महीनों में सुपर डुपर तैयारी हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। सर फुल गाइडेंस दें प्लीज सेकंड लेफ्टिनेंट का। जी आज फुल गाइडेंस दी है सेकंड लेफ्टिनेंट की, और कितनी फुल गाइडेंस दें? चलें जी, बहुत से आपके सवाल जवाब आ चुके हैं सर। मुझे चेस्ट की आज के लिए सेशन इतना ही है। बाकी चीजें लास्ट जो चीज थी आपको बतानी थी, अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करेंगे वो गैदर करेंगे joinpakarmy.gov.pk से, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। joinpaf.gov.pk ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। paknavy.gov.pk ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान नेवी। जो इन्फॉर्मेशन है आप इन्हीं वेबसाइट से लिया करें, डिफरेंट वेबसाइट से, यूट्यूबर से, इन लोगों से इंफॉर्मेशन लेने से गुरेज किया करें। अक्सर गलत इंफॉर्मेशन या रॉन्ग टाइपिंग की वजह से, दूसरा अक्सर बच्चे इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं 3 साल पुरानी इंटरनेट के ऊपर, वो मुझसे पूछने बताते हैं तो 3 साल पुराना आर्टिकल है किसी वेबसाइट से पढ़ लीजिए। तो 3 वेबसाइट देख लें, joinpakarmy.gov.pk फॉर आर्मी, joinpaf.gov.pk फॉर एयरफोर्स, joinnavy.gov.pk फॉर नेवी। इसके अलावा बाकी वेबसाइट से गुरेज किया करें। सर अनम्यूट करना प्लीज। चलें जी, आखिरी अनम्यूट कर देते हैं, फयाज ने रिक्वेस्ट की है। फयाज जी, फयाज अनम्यूट हैं आप जी। फयाज यूर अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने फर्स्ट बार अप्लाई करना है, तो इसका प्रोसीजर बताइएगा। जी अभी अप्रैल में सीटें आ रही हैं, इसी वेबसाइट पे आएंगी joinpakarmy.gov। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फिर आपका सिलेक्शन सेंटर आपके सिटी के जो नियर है उसमें आप टेस्ट दे सकेंगे। सर ये 1 साल में 2 मरतबा आती हैं, 1 मरतबा आती हैं? 1 साल में 2 मरतबा आती हैं। और सेकेंड बार कब आएंगे? अक्टूबर में। सर मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, तो मेरे पेपर हैं तक जून में है। तो आप 149 में अप्लाई कीजिएगा। 149 में? अभी ये 148 है जी, ये 148 है। यस थैंक यू सर। थैंक यू। चलें जी, क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी सर, अप्लाई करते डेट मिल जाएगी जी। डेट आपकी आ जाती है, कोशिश करें जब याद रखें हमेशा, अगर जिस वक्त सीट्स ओपन हो आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, तो प्लीज़ हफ्ता 2 हफ्ता वेट करने के बाद अप्लाई कीजिएगा। जितना एंड पे अप्लाई करेंगे आपके सक्सेस के चांसेस उतना ही बढ़ जाएंगे, जितना शुरू में अप्लाई करेंगे उतना ही मामला खतरनाक हो सकता है। सर फी क्या है जी? फीस आप अगर व्हाट्सएप पे जाके मुझे मैसेज करें, मैं 0300 888 5825 पर फीस टाइप करेंगे तो आपको डिटेल आ जाएंगी। 5500 फीस है, 5500 मुकम्मल उस दिन तक की फीस है जिस दिन तक आपका इनिशियल इंटरव्यू पास नहीं होता, उस दिन तक आप मेरे साथ ही होगे। 5500 फीस है, आप फीस सबमिट करवा के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फर्दर डिटेल आप मुझसे मैसेज पे भी पूछ सकते हैं। सर वर्बल इंटेलिजेंस टॉपिक में परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के बारे में गाइडेंस जी, आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारी चीजें गाइड कर दी जाएंगी। एक क्लास में, इस क्लास में तो यही हो सकता था। चलिए बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतना ज़्यादा वक्त निकाला और 1.5 घंटे से कुछ लोग जो हैं वो क्लास ले रहे हैं। आज क्लास थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई क्योंकि कोर्स करीब था। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक चीज़ गाइड कर दी है ताकि आप खुद भी गाइड हो सकें और बाकी लोगों को भी गाइड कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।